Hello everyone, this is your educator and mentor Swati Chawla. I welcome all of you on this YouTube channel. So आज इस वीडियो में हम कंप्लीट करने वाले हमारा यूनिट नंबर 6 दैट इज नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। जी हाँ, इस एक वीडियो में हम कंप्लीट कर देंगे हमारे इस एनएलपी डोमेन को ऑफ एआई। अगर अभी तक आपने हमारी पिछली वीडियोस नहीं देखी तो किस चीज का वेट करो, फटाफट से ना प्लेलिस्ट सेक्शन पर जाओ या फिर इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करो। आप लोगों के लिए सारे लिंक्स मैंने ऐड ऑन कर दिए हैं, गो एंड चेक इट आउट। सो बिना देरी किए करते हैं वीडियो की शुरुआत। पर बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, अगर आप इस चैनल पर नए हैं या फिर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज शेयर सपोर्ट बाय सब्सक्राइबिंग दिस चैनल और इस वीडियो को, इस चैनल को सभी के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। इस चैनल पर हम लोग क्लास 9 to 12 की हम कंप्यूटर आईटी रिलेटेड कंटेंट को अपलोड करते हैं। 9th and 10th के लिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड फॉर 11th and 12th कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस। सो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे इंट्रोडक्शन से। अब देखो, हमारा जो टॉपिक का नेम है दैट इज नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। ठीक है, इसको स्टार्ट करने से पहले एक बार हम थोड़ा सा पीछे जाते हैं। पीछे इन द सेंस कि आपको पता है कि एनएलपी हम कहाँ से आए या फिर क्यों पढ़ रहे हैं। देखो, अगर हम बात करें आप लोगों की एआई डोमेन्स की, ठीक है, सो वी आर हैविंग 3 एआई डोमेन्स। 3 एआई डोमेन्स हमने पढ़ी थी। फर्स्ट वन हमने पढ़ा था डेटा साइंस, ठीक है, जिसको हम स्टैटिस्टिकल डेटा बोलते हैं, ये सिंपल डेटा या फिर डेटा फॉर एआई। ठीक है, सेकेंड डोमेन हमने पढ़ा था कंप्यूटर विजन, जिसमें हम इमेज की प्रोसेसिंग वगैरह वो सब काम कर रहे थे। थर्ड डोमेन हमारे पास आता है एनएलपी दैट इज नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। ठीक है, अब देखो, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, नेचुरल लैंग्वेज आपकी कौन सी लैंग्वेज है जो हम लोग बोलते हैं। अब आपसे इंग्लिश में बात कर रहे हो, इंग्लिश आपकी नेचुरल लैंग्वेज है। अगर आप हिंदी में बात करो, हिंदी आपकी नेचुरल लैंग्वेज है। आप जापानीज में बात करो, जापानीज आपकी नेचुरल लैंग्वेज है। ठीक है, सो नेचुरल लैंग्वेज आपकी वो लैंग्वेज होती है जिस हम लोग बोलते हैं, एज अ ह्यूमन लैंग्वेज। सच एज कोई भी होगी, फ्रेंच हो गया, स्पेनिश हो गई, इंग्लिश हो गई, जापानीज होगी और भी कोई। ठीक है, अब नेचुरल लैंग्वेज के फीचर्स क्या है, मतलब जो हम लोग लैंग्वेज बोलते हैं उसके फीचर्स क्या हैं। दे आर गवर्न्ड बाय सेट ऑफ रूल्स। देखो, हर एक लैंग्वेज के ना कुछ पर्टिकुलर सेट ऑफ रूल्स होते हैं। अब अगर मैं बात करूं, यहाँ पर मैं एग्जांपल लूंगी इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज का, बिकॉज काफी सारे स्टूडेंट्स उसी लैंग्वेज से फेमिलियर होंगे। जापानीज, फ्रेंच, ये सब तो मुझे भी नहीं आते, तो इसके एग्जाम्पल्स तो मैं आपको क्या दूंगी। ठीक है, चलिए जोक्स अपार्ट। सो देखो, हर एक लैंग्वेज के ना सेट ऑफ रूल्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इंग्लिश में रूल क्या, अगर मुझे बोलना है आई एम गोइंग टू पार्क, आई एम, ठीक है, ये मैं कल वहां जाऊंगा या जाऊंगी बेस्ड अपॉन जेंडर की सेंटेंस कौन बोल रहा है। ठीक है, सो सेट ऑफ रूल्स होते हैं दैट इंक्लूड सिंटेक्स, लेक्सिकन और सिमेंटिक्स। सिमेंटिक्स मतलब उसका मीनिंग भी सही होना चाहिए, राइट। एंड ऑल नेचुरल लैंग्वेजेस आर रिडंडेंट। रिडंडेंट का मतलब क्या होता है, डुप्लीकेट। दैट इज द इंफॉर्मेशन कैन बी कन्वेड इन मल्टीपल वेज। अगर आपको इंग्लिश में किसी से बात करनी है, आप उसको बोलकर भी बात कर सकते हो, आप उसको लिखकर भी इंग्लिश लैंग्वेज में बात कर सकते हो। ठीक है, सिमिलरली अगर आपको हिंदी में बात करनी है, आप हिंदी में बोलकर भी बात कर सकते हो, आप हिंदी में लिखकर भी बात कर सकते हो। ठीक है, ऑल नेचुरल लैंग्वेजेस चेंज ओवर टाइम। इसका मैं आपको सबसे बड़ा एग्जांपल दूं कि नेचुरल लैंग्वेज कैसे चेंज होती है। देखो, जब आप लोग छोटे थे, जब हम लोग छोटे थे, तो अल्फाबेट्स हमें ए बी सी डी सिखाया जाता था। आजकल फोनिक साउंड सिखाए जाते हैं, अ ब क ऐसे करके। ठीक है, सो ये आपकी जो नेचुरल लैंग्वेजेस है चेंज होती रहती है। चेंज इन द सेंस ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही पूरा सब कुछ चेंज हो गया, थोड़ा थोड़ा मॉडिफिकेशन उसमें टाइम के साथ होता रहता है। अब नेचुरल लैंग्वेज हमने पढ़ लिया। अब कंप्यूटर लैंग्वेज, कंप्यूटर की लैंग्वेजेस कौन सी हम लोग कोडिंग करते हैं, पाइथन हो गया, जावा हो गया, सी, सी प्लस प्लस, डॉट नेट, ये सारी की सारी आपकी क्या है, कंप्यूटर की लैंग्वेजेस। ठीक है, अब देखो बात आती है कि कैन कंप्यूटर्स अंडरस्टैंड आवर लैंग्वेज। हमारी लैंग्वेज अलग है, कंप्यूटर जो समझता है वो अलग है। ठीक है, अब नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में बेसिकली हम पता है क्या हम क्या करेंगे, हम अपनी लैंग्वेज कंप्यूटर को समझाएंगे, हम अपनी लैंग्वेज एक मशीन को समझाएंगे। ठीक है, बेस्ट एग्जांपल दो, अगर चैप्टर बिल्कुल स्टार्टिंग में आपको पता लग जाए कि एनएलपी है क्या, एलेक्सा, गूगल असिस्टेंट, इन सब से बात करते हो, ये आपके एनएलपी के एग्जांपल्स हैं। ठीक है, आपने गूगल असिस्टेंट को कमांड दी, उसको परफॉर्म कर रहा है, दैट मीन्स वो आपके लैंग्वेज समझ पा रहा है, तभी वो उस पर काम कर रहा है। ठीक है, सो कैन कंप्यूटर्स अंडरस्टैंड आवर लैंग्वेज, की क्या कंप्यूटर हमारी लैंग्वेज समझ पा रहा है।
देखो कंप्यूटर को कुछ भी टास्क परफॉर्म करना है, कुछ भी उसने एग्जीक्यूट करना है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, उसको हम लोग प्रोग्राम देते हैं, कुछ इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि तुम ये काम करो. टू टॉक टू अ कंप्यूटर वी कन्वर्ट नेचुरल लैंग्वेज इनटू अ लैंग्वेज दैट अ कंप्यूटर अंडरस्टैंड. वी नीड नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग टू हेल्प कंप्यूटर्स अंडरस्टैंड नेचुरल लैंग्वेज. देखो वैसे हमारा जो कंप्यूटर है ना, वो बाइनरी लैंग्वेज समझता है 1-0 की फॉर्म में, बट यहाँ पर मैं अपनी लैंग्वेज को बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट नहीं कर रही हूँ कि कंप्यूटर समझ पाए. हम ये काम नहीं कर रहे. मीन्स हम इंग्लिश लैंग्वेज को बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट नहीं कर रहे हैं कि कंप्यूटर समझ सके. वो तो हम पहले भी हर बार करते आए हैं. यहाँ पर हम एक NLP मीन्स कुछ प्रोसेसिंग करेंगे हमारे लैंग्वेज पर, सो दैट कंप्यूटर यानी कि जो मशीन है उसको समझ पाए. ये वाली चीज देखो. व्हाई इज NLP इम्पॉर्टेंट? in NLP natural language is not directly converted to binary. मीन्स जो नेचुरल लैंग्वेज यानी कि जो हमारी लैंग्वेज है वो बाइनरी लैंग्वेज हम लोग डायरेक्टली कन्वर्ट नहीं कर रहे हैं. इंस्टेड उसको हम जो हमारी लैंग्वेज है उसको हम प्रोसेस कर रहे हैं, कुछ प्रोसेसिंग अप्लाई कर रहे हैं, उसको ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं सो दैट हमारा कंप्यूटर उसको समझ सके. ठीक है, वो कैसे क्या सारा प्रोसेसिंग होता है वो भी हम इसी चैप्टर में पढ़ेंगे. राइट, चलिए अब अगर आ जाता है डेफिनेशन कि NLP होता क्या, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग. तो इसके डेफिनेशन देखो क्या है. ये डेफिनेशन है इसके इसमें से आप पा सकते हैं डेफिनेशन, और एक एप्लीकेशंस में से भी काफी सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं. ठीक है, सो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग और NLP इज द सब फील्ड ऑफ AI की डोमेन है दैट इज फोकस्ड ऑन enabling computers to analyze, understand and process ह्यूमन लैंग्वेज. वो आपकी लैंग्वेज को यानी कि हमारी लैंग्वेज को एनालाइज करेगा, उसको समझेगा, फिर प्रोसेसिंग करेगा सो दैट उसमें से वो कुछ मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन निकाल सके. किसमें से? हमारी लैंग्वेज में से. ठीक है, सो बेसिकली NLP क्या है, हमारी लैंग्वेज को समझेगा, उसको फिर उसके अपने अकॉर्डिंग जो भी उसको समझना है उसके अकॉर्डिंग वो टास्क परफॉर्म करेगा. अब नेक्स्ट इसमें मेरे पास टॉपिक आता है एप्लीकेशंस ऑफ NLP. दैट मीन्स आपका जो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग है वो कहाँ कहाँ पर यूज हो रहा है, किस किस एप्लीकेशन में उसके हम यूज कर रहे हैं. ठीक है, आप देखो काफी जगहों पर इसको यूज कर रहे होगे, बट आपको शायद ये नहीं पता होगा कि अच्छा ये NLP का एग्जाम्पल है. राइट, अब फर्स्ट एग्जाम्पल देखो, वॉइस असिस्टेंट. वॉइस असिस्टेंट में आप लोगों के आगे Cortana आ गया माइक्रोसॉफ्ट का, एलेक्सा, सिरी, गूगल असिस्टेंट. इन सब जो भी आपके वॉइस असिस्टेंट है इनको आप लोग कमांड देते हो, मीन्स बोल करके. देखो हम लोग इंग्लिश बोल भी सकते हैं, मीन्स नेचुरल लैंग्वेज की मैं बात कर रही हूँ, बोल भी सकते हैं, लिख भी सकते हैं. सो हमारा जो NLP है, जो कंप्यूटर हमारी लैंग्वेज को समझेगा वो दोनों तरीके से, चाहे मैं उसको बोल करके समझाऊं, चाहे मैं उसको लिख करके समझाऊं. राइट, सो अगर मैंने सिंपल गूगल असिस्टेंट को कमांड दिया, हे गूगल सेट एन अलार्म एट 4 PM, डन. बस मुझे सिर्फ इतना बोलना है, वो अपने आप अलार्म सेट कर देगा. ठीक है, और ये चीज तो मैं पर्सनली बहुत बार यूज करती हूँ अलार्म सेट करने की. ठीक है, आपने अलेक्सा को बोला प्ले सम म्यूजिक, वो सॉन्ग चला देगी. ठीक है, सो दैट मीन्स वो आपकी वॉइस को समझ पा रहे हैं, उन्होंने आपकी वॉइस को समझा. ठीक है, वॉइस असिस्टेंट्स टेक आवर नेचुरल स्पीच, जो आपने बोला उसको प्रोसेस करेगी एंड गिव अस एन आउटपुट. गिव अस एन आउटपुट मीन्स अगर आपने बोला कि हे अलेक्सा प्ले दिस सॉन्ग, तो वो सॉन्ग चल जाएगा. These assistants leverage NLP to understand natural language and execute tasks efficiently. ठीक है, so that means आपकी किसके एग्जाम्पल है ये NLP का. नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, ऑटो जनरेटेड कैप्शंस. ऑटो जनरेटेड कैप्शंस का मतलब क्या होता है? आप लोगों ने भी देखा होगा, यूट्यूब पर वीडियो सुनते हो. ठीक है, मेरी वीडियो का एग्जाम्पल है. यहाँ पर अब बॉटम पे आपको एक ना CC का ऑप्शन दिखेगा, क्लोज कैप्शन. ठीक है, सो अगर आप उसको टर्न ऑन और ऑफ, आई थिंक आप काफी सारे वीडियोस देखते हो तो फेमिलियर होगे इस ऑप्शन से. नहीं भी देखे तो कोई बात नहीं, आप वीडियो देख रहे हो ना, तो वहां पर एक इस तरीके का ऑप्शन होगा टॉप राइट साइड पर, CC का, कैप्शंस का. ठीक है, सो वहां पर ये आपके कैप्शंस को जनरेट करके देगा, मीन्स जो आप लोग बोल रहे हो ना उसको. ठीक है, इवन आजकल तो AI इतना एडवांस हो चुका है कि ऑटो डबिंग का फीचर भी हमारे यूट्यूब में आ चुका है. ठीक है, ऑटो डबिंग में क्या है कि अगर मैं हिंदी में आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ तो दोज हु आर नॉट फेमिलियर विद द हिंदी लैंग्वेज, उनको इंग्लिश में करना है, तो AI इसको मेरी लैंग्वेज को इंग्लिश में कन्वर्ट करके ये सेम वीडियो में वो सुना देगा आप लोगों को. ठीक है, सो ऑटो जनरेटेड कैप्शंस पता लग गया क्या होता है कि जो हम लोग बोल रहे हैं उसको भी तो समझ रहा है, तभी तो कैप्शंस दिखा पा रहा है ना. तो ये भी आपका किसका एप्लीकेशन है? NLP. Captions are generated by turning natural speech into text in real time. रियल टाइम में साथ साथ ये जनरेट हो रही है, पहले से नहीं जनरेट हुई. ठीक है, नेचुरल स्पीच को टेक्स्ट में, ये नेचुरल स्पीच मैं बोल रही हूँ, ये इसने उसको टेक्स्ट में कन्वर्ट कर दिया.
फॉर एनहांसिंग द एक्सेसिबिलिटी ऑफ वीडियो कंटेंट। देखो इससे आपका जो वीडियो का कंटेंट है ना वो भी मीन्स इम्प्रूव इन द सेंस, कई बार क्या होता है कि मैंने क्या बोला आपको समझ में नहीं आया, तो अगर उसकी कैप्शन करेक्ट है तो आप उसको पढ़ करके समझ सकते हो, राइट। चलिए आपका गूगल मीट में भी ये चीज है, गूगल मीट अगर आपने चलाया ऑनलाइन क्लासेस वगैरह लेते हैं उसमें भी हम लोग कैप्शंस ऑटोमेटिकली जनरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट मेरे पास आता है लैंग्वेज ट्रांसलेशन। लैंग्वेज ट्रांसलेशन का मतलब क्या है कि विद द हेल्प ऑफ एनएलपी एक लैंग्वेज कन्वर्ट हो रही है आपकी दूसरी लैंग्वेज में, ठीक है। मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल लिया, हेलो हाउ आर यू, नमस्ते आप कैसे हैं, इसने इसको हिंदी में कन्वर्ट कर, राइट। गूगल ट्रांसलेट जिसको आप बोलते हो, गूगल ट्रांसलेट का क्या काम है, नेचुरल लैंग्वेज को मीन्स एक लैंग्वेज को कन्वर्ट करना दूसरी लैंग्वेज में। आजकल तो अगर आप फोन में वो कैमरा लगा करके उसको स्कैन करोगे टेक्स्ट को, मीन्स अगर कोई आप कहीं बाहर किसी फॉरेन कंट्री में गए हो, कोई बोर्ड लगा हुआ है होर्डिंग, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या टेक्स्ट लिखा हुआ है, आप फोन का कैमरा ओपन करो, उसको वो बैनर की फोटो दिखाओ, स्कैन करेगा और वो बता देगा इसको कन्वर्ट करके कि क्या लिखा हुआ है, राइट। इट इनकॉर्पोरेट्स द जनरेशन ऑफ ट्रांसलेशन फ्रॉम अनदर लैंग्वेज, दूसरे लैंग्वेज से मीन्स एक लैंग्वेज को दूसरे लैंग्वेज में कन्वर्ट कर रहा है। दिस इन्वॉल्व्स द कन्वर्जन ऑफ टेक्स्ट और स्पीच फ्रॉम वन लैंग्वेज टू अदर, facilitating cross linguistic communication and fostering global connectivity। cross linguistic communication में अगर कोई पर्सन जो डिफरेंट लैंग्वेजेस जानते हैं, सेम लैंग्वेज नहीं जानते, तो वहां पर भी मैं कम्युनिकेट कर पाता हूँ। एंड फोस्टरिंग ग्लोबल कनेक्टिविटी, ऑल ओवर द वर्ल्ड कनेक्टिविटी हो जाएगी क्योंकि लैंग्वेज बैरियर नहीं रहेगा मेरे पास फिर, ठीक है। तो ये सारा काम भी किसकी हेल्प से हुआ, हमारा एनएलपी की हेल्प से। नेक्स्ट मेरे पास आता है सेंटीमेंट एनालिसिस। अब देखो सेंटीमेंट एनालिसिस क्या, आप लोग कोई भी प्रोडक्ट परचेज करते हो, अपने रिव्यूज देते हो, ठीक है। अमेजन से आपने कोई प्रोडक्ट परचेज किया, वहां पर आप अपने रिव्यूज देते हो। आपने यूट्यूब पर कोई वीडियो देखी, आप वहां पर अपने कमेंट्स लिखते हो, ठीक है। तो सेंटीमेंट क्या होते हैं, आप लोगों की इमोशंस, आप लोगों की भावनाओं को समझ रहा है, ठीक है। अब ये क्या कर आप लोगों के इमोशंस को भी समझ रहे हैं। सो बेसिकली मेरे पास ना कुछ तीन वैसे तो होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल, कि आपने जो भी कमेंट किया है वो क्या पॉजिटिव है, न्यूट्रल में नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, या फिर वो नेगेटिव फॉर्म में, ठीक है। एंड यू नो व्हाट, हमारे जो नेगेटिव जो कमेंट्स होते हैं उसका इसमें काफी ज्यादा रूल रहता है, ठीक है। एग्जाम्पल देखो, फॉर एग्जाम्पल एक न्यू फोन लॉन्च हुआ, तो किसी ने उस यूट्यूब वीडियो के नीचे कमेंट करा जो आईफोन लॉन्च हुआ लेटेस्ट वर्जन, कि आई लाइक द आईफोन, या आई लव दिस आईफोन, आई लव दिस मॉडल ऑफ दिस आईफोन, बट sometimes it creates problem, sometimes, ठीक है। अब जो ये सेंटेंस है ना, इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दो, आई लव दिस आईफोन, ठीक है। सो मतलब ये पॉजिटिव कमेंट है, अप्रिसिएशन है, बट समटाइम्स इट डजंट वर्क वेल, या समटाइम्स इट गेट्स हैंग, तो दैट मीन्स वो एक नेगेटिव है। अब नेगेटिव चीज को मुझे पॉजिटिव किस तरीके से करना है, ये कंपनी अपने आप से कर लेगी अगर उसको पता लग गया। सो इतने सारे कमेंट्स हैं, तो उसको देखने की कौन सा पॉजिटिव है, न्यूट्रल है, नेगेटिव है, सेंटीमेंट एनालिसिस आपको बता देगा, ठीक है। तो सेंटीमेंट एनालिसिस इज अ टूल टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन वेदर द अंडरलाइंग सेंटीमेंट जो आपने कमेंट किया इज पॉजिटिव है, नेगेटिव है या न्यूट्रल। कस्टमर सेंटीमेंट एनालिसिस हेल्प्स इन ऑटोमेटिक डिटेक्शन ऑफ इमोशंस, आप लोगों के इमोशंस को ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगा। व्हेन कस्टमर्स इंटरेक्ट विद द प्रोडक्ट, सर्विस और ब्रांड, अगर आप किसी से भी इंटरेक्ट करते हो, कोई कमेंट करते हो, कोई रिव्यू करते हो, तो ये अपने आप उसको क्या करेगा, समझ लेगा। इट इज अ पावरफुल एप्लीकेशन ऑफ एनएलपी दैट यूजेस मशीन लर्निंग to determine the emotional tone और opinion expressed in a piece of text, means उस टेक्स्ट में आपकी जो इमोशंस है ना, आपके जो ओपिनियंस है, उसको ये समझ पाएगा। इट इज एसेंशियली अ वे फॉर अ कंप्यूटर टू अंडरस्टैंड इफ द टेक्स्ट इज, वो मीन्स वो बताएगा कि आपका जो टेक्स्ट है वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है या फिर न्यूट्रल कमेंट है, ठीक है। इस सेंटीमेंट एनालिसिस को हम लोग ओपिनियन माइनिंग भी बोलते हैं। ओपिनियन माइनिंग क्यों बोलते हैं, क्योंकि आप लोगों के ओपिनियंस को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है, ओपिनियन माइनिंग डन। नेक्स्ट मेरे पास आता है टेक्स्ट क्लासिफिकेशन। टेक्स्ट क्लासिफिकेशन का मतलब क्या है यहाँ पर, कि मेरे पास जो है ना वो टेक्स्ट है, डिफरेंट कैटेगरीज हैं, ये उसको मीन्स डिफरेंट कैटेगरीज में उठा करके डाल देगा, टेक्स्ट को क्लासिफाई कर देगा, ठीक है। ये कैटेगरीज पहले से बनी हुई। एग्जांपल देखो, एक न्यूज आर्टिकल में काफी सारे कॉलम्स होते हैं, स्पोर्ट्स का, फूड का, पॉलिटिक्स का, टेक्नोलॉजी का, काफी सारे होते हैं, ठीक है। तो इतने सारे आर्टिकल्स में से इसको क्लासिफाई कर देगा कि कौन सा आर्टिकल किस कैटेगरी का, राइट।
तो ये आपका होता है टेक्स्ट क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट मेरे पास आता है कीवर्ड एक्सट्रैक्शन। कीवर्ड एक्सट्रैक्शन का मतलब क्या है कि आपके पास कोई एक बहुत बड़ा सा ये पैराग्राफ लिखा हुआ है, लेट्स सपोज, इसमें से कीवर्ड्स को एक्सट्रैक्ट करेगा, जो इंपॉर्टेंट टर्म्स इंपॉर्टेंट वर्ड्स होंगे ना, लाइक यहाँ पर मेरे पास है सबसे पहले $799, ये बता देगा कि ये प्राइस है, ठीक है। फिर मेरे पास कोई नंबर होगा 940430, ये नंबर है, ये नंबर है, ये नंबर है, ये सारी चीजें कीवर्ड इसने एक्सट्रैक्ट की है इसी टेक्स्ट में से, राइट। सो ये आपका क्या है, कीवर्ड एक्सट्रैक्शन। अगर आपको इसको चेक करना है, आप इस वेबसाइट पर जाओ cloud.google.com/natural language। तो यहाँ पर आप थोड़ा सा स्क्रॉल करना है, यहाँ पर ये तो टेक्स्ट बाय डिफॉल्ट लिखा हुआ है, यहाँ पर आप अपना कोई भी टेक्स्ट लिख सकते हो, फिर आप एनालाइज पे क्लिक करोगे तो आप रिजल्ट वहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट इस टॉपिक मेरे पास आता है स्टेजेस ऑफ नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, कि आपकी जो नेचुरल लैंग्वेज सारा काम परफॉर्म कर रही है, कि आपका जो लैंग्वेज है वो कंप्यूटर समझ पा रहा है, तो कुछ तो स्टेजेस होंगी, ठीक है, जिसके थ्रू आप मीन्स देखो, एक तो हम आगे पढ़ेंगे डेटा प्री प्रोसेसिंग क्या होता है, वो इंपॉर्टेंट है वो, ठीक है। अब स्टेजेस में देखो क्या क्या, मेरे पास टोटल 5 स्टेजेस है। लेक्सिकल एनालिसिस, सिंटैक्टिक एनालिसिस, सिमेंटिक एनालिसिस, डिस्कर्स, इंटीग्रेशन एंड प्रैग्मेटिक एनालिसिस, राइट। तो फर्स्ट देखो मेरे पास क्या है, लेक्सिकल एनालिसिस। लेक्सिकल एनालिसिस में क्या करेगा, जो हमारा एनएलपी है, इट स्टार्ट्स विद आइडेंटिफाइंग द स्ट्रक्चर ऑफ इनपुट वर्ड्स, मतलब कि आपने जो भी इसको, ये सेंटेंस है मेरे पास, ये टेक्स्ट है, ठीक है, इसको ये एनालाइज करेगा और जितने इसमें डिफरेंट वर्ड्स हैं, द क्विक, ब्राउन, फोक्स, जम्प्ड ओवर द लेजी डॉग, इन सबको वो स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। मीन्स जो भी मेरे पास इतना बड़ा टेक्स्ट है ना, उसको हर एक वर्ड को सेपरेट कर देगा। ये सिंपल सा आपका कौन काम करेगा, लेक्सिकल एनालिसिस। इट इज द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग अ लार्ज चंक ऑफ वर्ड्स इनटू पैराग्राफ, सेंटेंसेस एंड वर्ड्स। नेक्स्ट मेरे पास आता है सिंटैक्टिक एनालिसिस या फिर पार्सिंग। ये क्या करेगा, आपके जो पैराग्राफ है ना, उसमें ग्रामर को चेक करेगा कि उस ग्रामर उसकी करेक्ट है या नहीं है, ठीक है। इट फॉर्म्स अ रिलेशनशिप अमंग वर्ड्स एंड एलिमिनेट्स लॉजिकली जो इनकरेक्ट, जो लॉजिकल इनकरेक्ट सेंटेंस उसको हटा देगा, राइट। सो अब यहाँ पर देखो, द क्विक ब्राउन जंप्ड फॉक्स ओवर द लेजी डॉग, यहाँ पर ये ग्रामर गलत है, इसका सिंटेक्स गलत है। द क्विक ब्राउन जंप्ड फॉक्स नहीं होगा, करेक्ट वर्जन क्या है, द क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्ड ओवर द लेजी डॉग। तो ये लॉजिकल इनकरेक्ट है, उसको तो वो हटा देगा, ठीक है। लॉजिकल इनकरेक्ट और कौन सा हो सकता है, एक तो होता है कि द डॉग हैज इटन द बिस्किट, बिस्किट हैज इटन द डॉग, ठीक है। राम प्लेज गिटार, करेक्ट है। गिटार प्लेज राम, इनकरेक्ट है। तो जो मीन्स आपको जो सिंटैक्टिकल है ना, ये आई इज गोइंग टू पार्क, समझ रहे हो सारी चीजें। तो प्रोसेस ऑफ चेकिंग द ग्रामर चेक करेगा ये, राइट, कि ग्रामर उसकी करेक्ट है या नहीं है। वी बोथ इज गोइंग टू पार्क, ठीक है। तो इस तरीके से ग्रामर चेक करेगा करेक्ट है या नहीं। नेक्स्ट में क्या करेगा, सिमेंटिक एनालिसिस। सिमेंटिक मीन्स अब यहाँ पर ये मीनिंग चेक कर रहे हैं कि इनपुट टेक्स्ट इज नाउ चेक्ड फॉर मीनिंग। सिमेंटिक का मतलब ही क्या होता है, मीनिंग, की जो सेंटेंस है ना, उसका कुछ मीनिंग निकल रहा है या नहीं निकल रहा। अगर आप कह रहे हो कि कहीं पर लिखा हुआ हॉट आइसक्रीम, मुझे हॉट आइसक्रीम खाना बहुत पसंद है, बट ये इसका मीनिंग तो नहीं है ना, आइसक्रीम हॉट नहीं होती है, वो कोल्ड होती है, उसका नेचर है, ठीक है। सो द क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्ड इनटू द लेजी डॉग, जो फॉक्स है वो लेजी डॉग के इनटू तो नहीं जाएगा अंदर, तो द क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्ड ओवर द लेजी डॉग, राइट। तो जहाँ पर सेंटेंसेस की जो मैंने एग्जांपल दिया ना, राम प्लेज गिटार, गिटार प्लेज राम, वो इसकी एग्जांपल है, ठीक है, किसका, सिमेंटिक एनालिसिस की, कि जहाँ पर आपका वो जो मीनिंग निकल के आ रहा है या नहीं आ रहा, राइट। नेक्स्ट मेरे पास आता है डिस्कर्स इंटीग्रेशन। अब देखो, इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, कंबाइन करना, राइट। सो यहाँ पर क्या इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग द स्टोरी ऑफ द सेंटेंसेस। मतलब अगर आपने 3 सेंटेंस लिखे अपने पैराग्राफ में, तो जो सेकंड सेंटेंस है फर्स्ट वाले से रिलेट होना चाहिए, उसके आगे कॉन्टिन्यूटी में होना चाहिए। थर्ड सेंटेंस सेकंड वाले के आगे कॉन्टिन्यूटी में होना चाहिए, इस तरीके से। अगर फर्स्ट ही सेंटेंस है तो वो तो किसी से कॉन्टिन्यू होगा, तो अपने आप में कंप्लीट होना चाहिए, राइट। सो एवरी सेंटेंस शुड हैव अ रिलेशनशिप विद इट्स प्रीसीडिंग और सक्सीडिंग सेंटेंसेस। प्रीवियस मीन्स पहले वाले से और नेक्स्ट वाले से आपस में क्या होगा, रिलेट होगा। अब एग्जाम्पल देखो, फर्स्ट वन देखो, द क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्ड इनटू द लेजी डॉग, देन इट वेंट इनटू द थिक बुशेस। अब यहाँ पर क्या है, इट मीन्स फॉक्स, हमें समझ में आ रहा है। जो सेकंड लाइन है वो फर्स्ट वाले से क्या है, रिलेटेड है, स्टोरी क्रिएट हो गई। अगर ये वाला एग्जाम्पल देखें, द क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्ड ओवर इट, अब फर्स्ट लाइन में आगे ओवर इट, अब हमें क्या पता किसकी बात हो रही है, तो यहाँ पर आपका
इनकरेक्ट होगा, इट इज अननोन हियर, ठीक है। नेक्स्ट मेरे पास आता है प्रेगमेटिक एनालिसिस। प्रेगमेटिक एनालिसिस में क्या होगा, इन दिस स्टेज द सेंटेंसेस आर चेक्ड फॉर द रेलेवेंस इन द रियल वर्ल्ड, कि उनका रियल वर्ल्ड में क्या मीन्स। देखो अगर मैं बात को एग्जांपल देते हैं, जैसे आपस में कोई बात हो रही है, मैंने कहा रिलैक्स आई एम जस्ट पुलिंग योर लेग, इसका क्या मतलब है आई एम जस्ट पुलिंग योर लेग, कि मैं मजाक कर रहा हूँ। उसका मतलब ये तो नहीं है ना कि एक्चुअली मैं उसकी टांग खींच रहा हूँ, राइट। फिजिकली हम उसकी टांग को पुल नहीं कर रहे हैं, लेग को, राइट। सो हम सिर्फ एक जोक है कि आई एम जस्ट पुलिंग योर लेग, डन। सो मीन्स ही इज जस्ट जोकिंग, डजंट मीन ही इज एक्चुअली पुलिंग हिज और हर लेग, द इंटेंडेड मीनिंग हैज बीन अचीव्ड। अब इसका डेफिनेशन देखो, in this stage the sentences are checked for their relevance in the real world. Pragmatic means practical or logical, that is the step requires knowledge of the intent in a sentence, ki sentence कहना क्या चाह रहा है। It also means to discard the actual word meaning taken after semantic analysis and take the intended meaning. Take the intended meaning मतलब इसका actual meaning तो वैसे ही है pulling your leg, की doesn't means he is actually pulling the leg, but इंटेंडेड मीनिंग तो ये नहीं है ना, इंटेंट तो क्या है कि ही इज जस्ट जोकिंग, तो इंटेंडेड मीनिंग हमें पता होना चाहिए, राइट। देन अब एक समराइज्ड फॉर्म में देखो कि हमने स्टेजेस कौन कौन से पढ़े एनएलपी की। फर्स्ट हमने कहा था लेक्सिकल एनालिसिस। लेक्सिकल एनालिसिस में हमने अपने पूरे टेक्स्ट को पहले स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड किया, पहले पैराग्राफ में, फिर सेंटेंस में, फिर वर्ड्स में, राइट। द क्विक, ब्राउन फॉक्स, इस तरीके से। फिर हमने पढ़ा था सिंटैक्टिक एनालिसिस की, हमारा जो टेक्स्ट है उसकी ग्रामर ठीक होनी चाहिए, ग्रामेटिकल करेक्ट होना चाहिए। फिर हमने पढ़ा सिमेंटिक एनालिसिस की, उसका जो सेंटेंस मीन्स जो भी हमारा टेक्स्ट है उसका मीनिंग निकल के आना चाहिए। डिस्कर्स इंटीग्रेशन हमने स्टोरी वाला पार्ट पढ़ा था कि जो पिछले सेकेंड लाइन है वो फर्स्ट और थर्ड से आपस में रिलेटेड होनी चाहिए, एक स्टोरी क्रिएट हो जाए। प्रेगमेटिक एनालिसिस में हमने जो सरकाज़म होता है ना, सरकास्टिक जो कमेंट्स होते हैं उसको एनालाइज करना है, राइट। अब नेक्स्ट हमारे पास एग्जाम टॉपिक आता है चैटबॉट्स। चैटबॉट्स यूज करें, ठीक है। चैटबॉट क्या है कि आपको एक तरीके से एक बात करते हैं हम लोग किसी से, तो ये बेसिकली ना देखो इट इज अ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट्स डिजाइन्ड टू सिमुलेट ह्यूमन कन्वर्सेशन थ्रू वॉइस कमांड्स और टेक्स्ट चैट्स और बोथ। कस्टमर केयर पर बात करते हो, चैटबॉट्स होते हैं स्टार्टिंग में, ठीक है। इससे बात कर रहे हो आप लोग, चैट जीपीटी हो गया, जेमिनी हो गया, ठीक है। इट इज अ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट्स डिजाइन्ड टू सिमुलेट ह्यूमन कन्वर्सेशन, मीन्स जो हम लोग आपस में बात करते हैं ना, जैसे दो फ्रेंड्स हम लोग व्हाट्सएप पर बात करें, तो इसी को सिमुलेट करके, इसी को देख करके बनाएगा कि हाँ आप लोग चैटबॉट से एक एक मॉडल से भी बात कर सकते हो, इस तरीके से। थ्रू वॉइस कम्युनिकेशन बोलकर भी कर सकते हो और लिख कर भी कर सकते हो। इट कैन लर्न ओवर टाइम हाउ टू बेस्ट इंटरेक्ट विद ह्यूमंस। टाइम के साथ साथ चैटबॉट्स ने भी काफी कुछ सीख लिया, ठीक है। इट कैन आंसर क्वेश्चंस एंड ट्रबल शूट कस्टमर प्रॉब्लम्स, जो आप पूछोगे उसका आंसर देगा, प्लस अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कुछ भी आपने इससे पूछना है, तो ये आपके आंसर्स क्वेरीज को बता देगा। ये कुछ एग्जांपल्स हैं चैटबॉट्स की जिनको आप चेकआउट कर सकते हो, एलिजाबोट, मित्सुकी, क्लेवरबोट, सिंगटन। नाउ वी आर हैविंग टू टाइप्स ऑफ चैटबॉट्स होते हैं, एक स्क्रिप्ट बोट होते हैं, एक स्मार्ट बोट होते हैं, राइट। देखो स्क्रिप्ट बोट तो कौन से होते हैं, जिसको मैं कुछ प्रोग्रामिंग के थ्रू ना बस फिक्स कर देती हूँ, ये इस क्वेश्चन के आंसर दे पाएगा। स्क्रिप्ट में मीन्स स्क्रिप्टेड फॉर्म में इसको मैं बना देती हूँ, ज्यादा ही फ्लेक्सिबल या इतनी ज्यादा इसमें एडवांस नहीं होते हैं। बट जो हमारे स्मार्ट बोर्ड्स होते हैं इसमें पूरी कोडिंग वगैरह सब कुछ होता है, ये बहुत इजीली मीन्स इजीली भी क्या बहुत ज्यादा फंक्शनैलिटी इसके अंदर होती है। स्क्रिप्ट बोर्ड्स आर इजी टू मेक, जस्ट मैंने एक स्क्रिप्ट क्रिएट करी, अपने उसमें डाल दी यही मॉडल में, वो चैटबॉट एक क्रिएट हो गया। स्मार्ट बोर्ड्स आर फ्लेक्सिबल एंड पावरफुल, ये बहुत पावरफुल होते हैं। स्क्रिप्ट बोर्ड्स वर्क अराउंड द स्क्रिप्ट विच इज प्रोग्राम्ड इन देम। जो आप लोगों के कस्टमर केयर वाले चैटबॉट्स होते हैं ना, स्टार्टिंग में जो आप लोग जिनसे बात करते हो स्क्रिप्ट बोर्ड होते हैं, वो आपको हर बार एक क्वेश्चन का एक ही आंसर देंगे, आप चाहे उससे कितने बार भी वो पूछ लो, ठीक है। मीन्स आपने अगर आपने कुछ अमेजन पर या किसी भी वेबसाइट पर ऑनलाइन कुछ शॉपिंग करी, आप उनके चैटबॉट से बात कर रहे हो, ठीक है, तो उनके पास क्वेश्चंस फ्रेम्ड है ना, वो उन्हीं के आंसर्स आपको दे, ठीक है। स्मार्ट बोर्ड्स वर्क ऑन बिगर डेटाबेस एंड अदर रिसोर्सेज डायरेक्टली, ये आपका बिग डेटा पर काम करता है। बिग डेटा में जहाँ पर आपको बहुत सारा डेटा होता है। मोस्टली जो आपके स्क्रिप्ट बोर्ड्स होते हैं दे आर फ्री एंड आर इजी टू इंटीग्रेट इनटू अ मैसेजिंग प्लेटफॉर्म। यहाँ पर जो आपके मैसेजिंग प्लेटफॉर्म होते हैं उसमें हम उसको इंटीग्रेट कर देते हैं, अपने आप में नहीं होते, इंटीग्रेट कर देते हैं। स्मार्ट बोर्ड्स आपके लर्न विद मोर डेटा, ये तो अपने आप सीखते रहते हैं। अगर मैं स्क्रिप्ट बोर्ड की बात करूं तो बहुत ही ज्यादा मुझे कुछ प्रोसेसिंग स्किल्स चाहिए या फिर ना के बराबर चाहिए, बट स्मार्ट बोर्ड में मुझे पूरी कोडिंग चाहिए इसको बनाने के लिए। स्क्रिप्ट बोर्ड की फंक्शनैलिटी लिमिटेड है
वह स्मार्ट बोर्ड की मैं बात करूँ तो वाइड फंक्शनैलिटी काफी ज्यादा लंबे स्तर, ऊंचे स्तर पर ये यूज होता है। अब नेक्स्ट मेरे पास आता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, टेक्स्ट प्रोसेसिंग। राइट, कौन सा टॉपिक है मेरे पास? टेक्स्ट प्रोसेसिंग। इससे क्वेश्चंस आते हैं। इवन आपका जो एनएलपी हमने पढ़ा वहां से डेफिनेशन और आपके एप्लीकेशंस आ जाते हैं। एंड फिर हमने चैटबॉट्स पढ़ा है, तो चैटबॉट्स के डेफिनेशन या फिर डिफरेंस आ सकता है। और हमने स्टेजेस पढ़ी थी। ठीक है, अब ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज टेक्स्ट प्रोसेसिंग। अब देखो टेक्स्ट प्रोसेसिंग में क्या है, जो हम लोग आपस में बात करते हैं इजीली कर लेते हैं। मैंने आपसे कुछ पूछा, आपने मुझे आंसर दिया, कुछ कन्वर्जन वगैरह की जरूरत नहीं पड़ी। ठीक है, हम लोग आपस में बहुत इजीली इंटरेक्ट कर सकते हैं, बिकॉज हमारे नेचुरल लैंग्वेज इंग्लिश हो गई, हिंदी हो गई, उसमें बात करना, उसमें लिख के बात करना, बोल करके बात करना बहुत कन्वीनियंट है, बहुत ईजी है और आप लोग उसको अच्छे से इजीली समझ भी जाते हो। बट फॉर कंप्यूटर्स हमारी लैंग्वेज समझना उसके लिए मुश्किल है। तो यहाँ पर हम ना कंप्यूटर को अपनी लैंग्वेज समझाएंगे। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था ना कि एनएलपी में हमारी जो लैंग्वेज वो बाइनरी में कन्वर्ट नहीं होती है, वो प्रोसेस्ड होती है, ट्रांसफॉर्म होती है, फिर कंप्यूटर उसको समझता है। तो वही चीज हम यहाँ पर कर रहे हैं, डेटा प्रोसेस कर रहे हैं। एज यू हैव ऑलरेडी गॉन थ्रू सम ऑफ द कॉम्प्लिकेशंस इन ह्यूमन लैंग्वेजेस, नाउ इट इज टाइम टू सी हाउ नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग मेक्स इट पॉसिबल फॉर मशीन्स टू अंडरस्टैंड एंड स्पीक इन नेचुरल लैंग्वेज जस्ट लाइक ह्यूमन। अब आप देखोगे कि हमारे जो नेचुरल लैंग्वेज है ना, हम कंप्यूटर को किस तरीके से समझाते हैं। सिंस वी ऑल नो दैट द लैंग्वेज ऑफ कंप्यूटर्स इज न्यूमेरिकल फॉर्म में, द वेरी फर्स्ट स्टेप दैट कम्स टू आवर माइंड इज टू कन्वर्ट आवर लैंग्वेज टू नंबर्स, कि हम अपने लैंग्वेज को नंबर्स में कन्वर्ट कर दें। ये चीज ध्यान रखना, न्यूमेरिकल, आगे हम न्यूमेरिकल की ही बात करेंगे। ठीक है, दिस कन्वर्जन टेक्स अ फ्यू स्टेप्स टू हैपन। तो सबसे पहले स्टेप मुझे क्या करना है, टेक्स्ट को नॉर्मलाइज करना है। टेक्स्ट नॉर्मलाइजेशन क्या होता है कि हमारा जो एक्चुअल डेटा है ना उसको क्लीन अप कर दो। क्लीन अप मतलब कि उसको आप इतने लो लेवल पर ले आओ कि इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है ना बहुत कम हो जाए। टेक्स्ट नॉर्मलाइजेशन की डेफिनेशन देखो, टेक्स्ट नॉर्मलाइजेशन हेल्प्स इन क्लीनिंग अप द टेक्सचुअल डेटा इन सच अ वे that it comes down to a level where its complexity is lower than the actual data, कि आपका जो एक्चुअल डेटा है ना उसकी से काफी कम कॉम्प्लेक्सिटी, मीन्स कॉम्प्लेक्स ना रहे मेरा जो एक्चुअल टेक्स्ट है, मैं इसको नॉर्मलाइज करके कंप्यूटर को दूंगी। ठीक है, अब टेक्स्ट नॉर्मलाइजेशन में देखो कौन कौन से स्टेप्स हैं। एक टर्म होती है मेरे पास कॉर्पस। कॉर्पस देखो क्या होता है, जब हम अपना एनएलपी पर काम करेंगे या फिर हम आगे स्टेप इसकी पढ़ेंगे, टेक्स्ट नॉर्मलाइजेशन करेंगे, तो मैं कुछ डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स की बात करूंगी। इस डॉक्यूमेंट में ये टेक्स्ट है, इस डॉक्यूमेंट में ये टेक्स्ट है। तो सारे डॉक्यूमेंट को मिलाकर के जो कंप्लीट टेक्स्ट हो जाएगा ना उसको हम क्या बोलते हैं, कॉर्पस। मतलब इसमें 2 लाइन लिखी है, इसमें 1 लाइन लिखी है, इसमें 4 लाइन लिखी है, इसमें 5 लाइन लिखी है। इन सारे डॉक्यूमेंट्स की सारी लाइन्स, जो सारा का सारा टेक्स्ट होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉर्पस। वी विल बी वर्किंग ऑन टेक्स्ट फ्रॉम मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स एंड द टर्म यूज्ड फॉर द होल टेक्सचुअल डेटा from all the documents all together is known as the corpus. corpus clear हो गया कि अगर मैं मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स की बात कर रही हूँ, हर एक डॉक्यूमेंट में कुछ लाइन्स हैं, तो सारा का सारा डेटा कंबाइंड करके हम उसको क्या बोल देते हैं, कॉर्पस। अब आ जाओ मेरे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों, स्टेप्स ऑफ टेक्स्ट नॉर्मलाइजेशन। ठीक है, टेक्स्ट को नॉर्मलाइज करने के स्टेप्स देखो क्या क्या है। फर्स्ट वन है मेरे पास सेंटेंस सेगमेंटेशन, सेकेंड है मेरे पास टोकनाइजेशन, थर्ड वन है स्टॉप वर्ड, स्पेशल कैरेक्टर्स, नंबर्स को रिमूव करना, फोर्थ वन इज कन्वर्टिंग टेक्स्ट टू अ कॉमन केस, देन स्टेमिंग एंड देन लिमिटाइजेशन। डन। फर्स्ट देखो मेरे पास क्या है, सेंटेंस सेगमेंटेशन। सेगमेंट्स का मतलब क्या होता है कि स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड करना। ठीक है, तो सेंटेंस सेगमेंटेशन में हम क्या करेंगे, जो हमारा पूरा का पूरा कॉर्पस था, कॉर्पस मतलब अगर मैं 3 डॉक्यूमेंट की बात करूं तो तीनों डॉक्यूमेंट में जो जो मेरे पास टेक्स्ट है उसको मैं डिवाइड करूंगी सेंटेंसेस में, सेंटेंस सेगमेंटेशन। ठीक है, कि मेरे पास अगर 5 मीन्स यानी कि 2 पैराग्राफ उसमें 5 सेंटेंसेस है, तो मैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ऐसे सेंटेंस को सेगमेंट कर दूंगी। द होल कॉर्पस इज डिवाइडेड इनटू सेंटेंसेस। Each sentence is taken as a different data, so now the whole corpus gets reduced to sentences. अगर आपके कॉर्पस में पैराग्राफ है, ये पैराग्राफ है, मैंने देखा कि यहाँ से स्टार्ट किया, फुल स्टॉप देखो यहाँ पर आ रहा है, तो ये एक सेंटेंस हो गया। यहाँ से दूसरा सेंटेंस स्टार्ट हो गया, आगे फुल स्टॉप होकर के कोई सेंटेंस होता है वो तीसरा सेंटेंस हो जाता है। ठीक है, सो मैंने क्या करा, इसमें जितना भी था ना सारा का सारा सेंटेंस में डिवाइड कर दिया सेगमेंट। नेक्स्ट क्या है मेरे पास, टोकनाइजेशन। टोकनाइजेशन का मतलब क्या है कि मेरे पास सेंटेंसेस में तो आ गया, अब मैं सेंटेंसेस के बाद उसको किस में डिवाइड करूंगी, स्मॉल वर्ड्स में।
अगर मीन्स कि बिल्कुल ब्रेक कर दूंगी स्मॉल पार्ट्स में, वर्ड, स्पेशल कैरेक्टर्स, नंबर सब कुछ आ जाएगा, ठीक है। ईच सेंटेंस इज देन फर्दर डिवाइडेड इनटू टोकन्स। टोकन क्या होता है? इट इज अ टर्म यूज फॉर एनी वर्ड और नंबर और स्पेशल कैरेक्टर, कुछ भी चाह रहा हो आपने उसको एक ब्रेक करके ब्लॉक में डाल देना। अगर मैं इसकी बात करूं, ठीक है, तो यहाँ पर देखो इन हो गया, फिर सीबीटी हो गया, फिर कोमा आ रहा है ना, तो ये आपका एक अलग टोकन हो जाएगा। वी लर्न टू डिसिफर द लाइन्स, देखो हर एक आपका क्या बन चुका है कि एक टोकन बन चुका है। ये आपका हाइफन डैश सिंबल एक अलग टोकन बनेगा, आगे फुल स्टॉप आ रहा है, ये एक अलग टोकन बनेगा, ठीक है। सो आपके ये सारे क्या क्या हो गए, ठीक है, ये आपके सारे देखो टोकन्स बन गए, स्मॉल पार्ट्स, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप मेरे पे आता है रिमूविंग स्टॉप वर्ड्स, स्पेशल कैरेक्टर्स एंड नंबर्स। अब ये स्टॉप वर्ड्स क्या होते हैं? देखो आप, अगर मैं आपके टेक्स्ट की बात करूं कॉर्पस की, तो कुछ वर्ड्स मेरे पास ऐसे होते हैं जिसका कोई मीनिंग नहीं होता, लाइक एंड, ए, द, इट, ऑन, इन सब का अपने आप में कोई मीनिंग नहीं है, ठीक है। लाइक इस तरीके से ए, एंड, आर, एज, फॉर, इट, इज, इनटू, इफ, इन, ऑन, और, सच, द, देयर, टू, इस तरीके से, ठीक है। सो जो आपको लगता है ना कि इनका कुछ मीनिंग नहीं है, वो हम हटा देते, उसको हम स्टॉप वर्ड्स बोलते हैं। इन दिस स्टेप द टोकन्स व्हिच आर नॉट नेसेसरी आर रिमूव फ्रॉम द टोकन लिस्ट, हमने हटा दिया। स्टॉप वर्ड्स कौन से होते हैं? जो बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली है, देखो इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है, जो इसकी फ्रीक्वेंसी होगी वो ज्यादा होगी, बट जो इसकी वैल्यू होगी वो कम होगी। फ्रीक्वेंसी ए एंड द देखो टेक्स्ट में कितनी बार मिल जाएगा, ठीक है। वैल्यू क्या है द वेरिएबल की? कुछ भी नहीं है, ठीक है। चलिए अभी जाकर के इंग्लिश टीचर को मत कह देना कि मैम कह रही थी ए की वैल्यू नहीं है, एंड की वैल्यू नहीं है, द की वैल्यू नहीं, तो लैंग्वेज में है, बट अगर मैं बात करूं यहाँ पर हम लोग उसको कंप्यूटर को जो समझा रहे हैं ना, उसके लिए इतनी वैल्यू नहीं है इसकी, ठीक है। सो स्टॉप वर्ड्स आर द वर्ड्स व्हिच अकर वेरी फ्रीक्वेंटली इन द कॉर्पस बट डू नॉट ऐड एनी वैल्यू टू इट। हम लोग तो ग्रामर को क्यों यूज करते हैं? सो दैट हम सेंटेंस बना सके, उसको मीनिंगफुल बना सके, ठीक है, सो दैट दूसरा पर्सन उसको समझ सके। बट ग्रामेटिकल जो वर्ड्स होते हैं वो कुछ ज्यादा उसमें अपनी इंपॉर्टेंस ऐड नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे सारे के सारे क्या हो गए? स्टॉप वर्ड्स हो गए। अब इस पैराग्राफ में देखो ये लिखा हुआ है कि जैसे सपोज करो कि एट द रेट मेरा स्टॉप वर्ड में, इसका कुछ ज्यादा मीनिंग नहीं है, बट अगर मैं अपना जो डेटा या कॉर्पस है, मेरा जो डेटा मैंने कलेक्ट किया जिसको मैं एनालाइज कर रही हूँ, उसमें मैंने ईमेल आईडीज कलेक्ट कर रखी है, तो अगर मैं ईमेल आईडीज की बात करूँ तो वहां पर ये एट द रेट, डॉट, स्पेशल कैरेक्टर, वो वहां पर ये सब मीनिंग मीन्स ऐसा नहीं है कि वो स्टॉप वर्ड्स बन जाएंगे, नो। मुझे अपना टेक्स्ट देखना पड़ेगा कि मैं किस पर्पस के लिए डेटा को कलेक्ट कर रही हूँ। अगर मैंने अपना पर्सन से ईमेल आईडीज कलेक्ट की हैं तो मैं जो हमारे स्पेशल कैरेक्टर्स हैं उसको रिमूव नहीं करना चाहूंगी, वहां पर वो इम्पोर्टेंट है, राइट। सो वहां पर मैं उसको रिमूव नहीं करूंगी। सो डिपेंड करते हैं कि आप किस पर्पस के लिए अपने टेक्स्ट को एनालाइज कर रहे हो, ट्रांसफॉर्म कर रहे हो, तो स्टॉप वर्ड्स भी कई बार उसी अकॉर्डिंग हम लोग कंसिडर करते हैं। नेक्स्ट आते हैं मेरे पास कन्वर्टिंग टेक्स्ट टू अ कॉमन केस, मतलब कि आपने जो टेक्स्ट है हेलो हेलो देखो सब कैपिटल लोअर सब मिक्स लिख रखा है, तो आपको इसको एक स्मॉल एक सिंपल केस में कन्वर्ट करना है, राइट। सो वी कन्वर्ट द होल टेक्स्ट इनटू अ सिमिलर केस, प्रेफरेबली लोअर केस में, एक ही केस में उसको बना दो। दिस ensures that the case sensitive the machine does not consider the same word as different। देखो हमारे जो मशीन है ना वो केस सेंसिटिव लैंग्वेजेस मीन्स केस सेंसिटिव होती है, उसके लिए ये वाला हेलो और ये वाला हेलो दोनों चीजें डिफरेंट है, बिकॉज वो केस सेंसिटिविटी को कंसीडर करता है, ठीक है। बट अगर मैं इसकी बात करूँ हमारे लिए तो सेम है ना, तो हम इसको एक ही उसमें कन्वर्ट कर देंगे केस में, प्रेफरेबली वो लोअर केस में। नेक्स्ट स्टेप आता है स्टेमिंग, और नेक्स्ट है मेरे पास लेमेटाइजेशन। देखो स्टेमिंग और लेमेटाइजेशन में क्या है, दोनों ही रिलेटेड है आपस में। स्टेमिंग में मैं क्या करूंगी, जो ये मेरे पास कुछ वर्ड्स है ना जो मैंने टोकन्स में डिवाइड कर दिए थे, मैं इसके जो एफिक्सेस हैं पीछे वाली वर्ड्स ये हटा दूंगी। हील का बन गया हील, ये स्टेम वर्ड्स इसको हम बोलते हैं। हीलिंग का बन गया हील, हीलर का बन गया हील, स्टडीज का STUDI, स्टडिंग का STUDY, ये सारे स्टेम वर्ड्स बना दिए। अब इसमें क्या होगा, एक होता है मेरे पास लेमेटाइजेशन। लेमेटाइजेशन में भी क्या है कि मैं करूंगी तो यही काम है, फिक्सेस ही हटाऊंगी। बट देखो स्टेमिंग में क्या हुआ था मेरे पास कि जब मैंने स्टडीज में से ES हटा दिया था, एफिक्स हटाया था, तो STUDI बन गया था, जिसका अपने आप में तो कोई मीनिंग नहीं, वो वर्ड ही गलत है। तो यहाँ लेमेटाइजेशन में मैं उसको ठीक करके लिखूँ, ये डिफरेंस है सिर्फ, राइट। तो देखो स्टेमिंग क्या करता है, द रिमेनिंग वर्ड्स आर रिड्यूस टू द रूट वर्ड्स, मीन्स की जो ING ES आ रहे हैं हटा दो। इन अदर वर्ड्स स्टेमिंग इज द प्रोसेस इन विच द एफिक्सेस ऑफ द वर्ड्स आर रिमूव्ड एंड द वर्ड्स आर कन्वर्टेड टू द बेस फॉर्म। मतलब केयरिंग है तो केयर हो जाएगा, हीलिंग है तो हील हो गया, बेस रूट वर्ड में कन्वर्ट कर दो। नोट दैट इन द स्टेमिंग द स्टेम्ड वर्ड्स, स्टेम्ड वर्ड कौन से हैं, ये वाले, ये स्टेम्ड वर्ड्स।
स्टेम्ड वर्ड्स माइट नॉट बी मीनिंगफुल, ये आया ना STUDI, ये मीनिंगफुल नहीं है। Here in this example as you can see healed, healing और healer, ये तो तीनों reduce हो गए heal से, तो कोई दिक्कत नहीं। But जो studies है was reduced to STUDI after the affix removal which is not a meaningful word, ये अपने आप में तो कोई word नहीं है। तो stemming does not take into account whether the stemmed word is meaningful or not, तो इसलिए हमारा जो stemming है ना फटाफट से हो जाता है, ये फास्ट है। क्यों? क्योंकि वो ये देखता ही नहीं है कि जो हमारे पास वर्ड आए वो मीनिंगफुल है या फिर नहीं। फिर आता है लेमेटाइजेशन। स्टेमिंग एंड लेमेटाइजेशन बोथ आर अल्टरनेट प्रोसेसेस हैं। डिफरेंस क्या है दोनों में? लेमेटाइजेशन में क्या होता है, द वर्ड वी गेट आफ्टर एफिक्स रिमूवल ऑल्सो नोन एज लेमा वर्ड्स इज मीनिंगफुल वर्ड, कि वो वर्ड मीनिंगफुल होना चाहिए। अब ये चेक करते हैं हर एक वर्ड को कि वो मीनिंगफुल है या नहीं है, तो इसलिए आपका टाइम टेकिंग प्रोसेस है। लेमेटाइजेशन मेक श्योर दैट द लेमा इज अ वर्ड विद मीनिंग एंड हेंस इट टेक्स अ लॉन्गर टाइम टू एग्जीक्यूट देन स्टेमिंग। अब यहाँ पर जब उसने स्टडी को क्या करके करेक्ट करके STUDI में। एक और एग्जांपल देखो, अगर मैं ये वाला वर्ड लिखती हूँ केयरिंग, ठीक है, अब इसमें से एफिक्स को रिमूव कर दो ING। अब जब मैं एफिक्स का ING रिमूव करूंगी तो स्टेमिंग तो मुझे क्या दे देगा, कार, जो बिल्कुल ही अलग वर्ड हो गया, ठीक है। लेमेटाइजेशन इसको केयर करके देगा। क्लियर हो गया? तो ये दोनों आगे डिफरेंस रहता है आपका बेसिकली स्टेमिंग और लेमेटाइजेशन। डन। With this, we have normalized our text to tokens, which are the simplest form of word present in the corpus. तो हमने अपने कॉर्पस को मीन्स अपने टेक्स्ट को हमने नॉर्मलाइज कर दिया टोकन की फॉर्म में। अब मैं इसको कन्वर्ट करूंगी नंबर्स में, बिकॉज मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कंप्यूटर्स कौन सी वो न्यूमेरिकल लैंग्वेज समझते हैं, नंबर्स की फॉर्म में बात करेंगे। तो इसके लिए हम लोग अपना बैग ऑफ वर्ड्स का एल्गोरिथम यूज करते हैं। बैग ऑफ वर्ड्स में देखो क्या कुछ नहीं है, एक बैग है उसमें वर्ड्स हैं, सिंपल इज दैट इजी, जितना इजी मैं आपको बता रही हूँ ना, बैग है उसके अंदर वर्ड्स हैं, ये वही बात है। बैग ऑफ वर्ड्स आपका क्या है बेसिकली, देखो ये हमारा कॉर्पस हो गया जो टेक्स्ट था, ठीक है। इस बैग में ये सारे वर्ड्स डाल दिए। अब मुझे इसकी फ्रीक्वेंसी लिखनी है कि कौन सा वर्ड कितनी बार आ रहा है। बैग में क्या लोगे, टेक्स्ट में क्या लो, ठीक है। इट वर्ड कितनी बार आ रहा है, 6 टाइम्स आ रहा है। काउंट कर दो तो कर लेना, 1 2 3 4 5 और कहाँ पर है, ये रहा 6, ठीक है। तो हर एक वर्ड की फ्रीक्वेंसी काउंट करके लिखी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो जितनी जितनी बार आ रहे हैं, 2 3 बार आ रहे हैं, 10 4 बार आ रहा है, इस तरीके से। तो ये बैग ऑफ वर्ड्स है। इट इज अ NLP मॉडल विच हेल्प्स इन एक्सट्रैक्टिंग फीचर आउट ऑफ द टेक्स्ट which can be helpful in machine learning algorithm। देखो यहाँ पे definition, in the bag of words we get the occurrence of each word and construct the vocabulary for the corpus। vocabulary का मैं आपको बताऊंगी कैसे क्रिएट करते हैं। अभी हमने क्या करा, occurrence of each word, occurrence कह दो या फिर frequency कह दो, एक ही बात है कि वो वर्ड की फ्रीक्वेंसी क्या है, कि कितनी टाइम्स वो आपके उसमें कॉर्पस में वो आ रहा है, ठीक है। सो बैग ऑफ वर्ड मुझे 2 चीजें देते हैं। क्या क्या देते हैं? एक तो मुझे देता है, ये आपने जो देख लिया, द फ्रीक्वेंसी ऑफ दोज वर्ड्स, नंबर ऑफ टाइम्स कि वो आपका पूरे कॉर्पस में कितनी बार आ रहा है। एक वो मुझे वोकैबुलरी ऑफ वर्ड्स भी देता है। वोकैब क्या होता है, देखो जैसे डिक्शनरी में होता है ना, हम लोग वोकैब बनाते हैं, आगे एग्जाम्पल आएगा। तो बेसिकली ना जितने वर्ड्स हैं वो सारे आ जाएंगे, ये वोकैब जो रिपीट हो रहे हैं वो नहीं आएंगे, एक एक बार आएंगे मतलब, ठीक है। अब वोकैबुलरी ऑफ वर्ड्स फॉर द कॉर्पस। अब देखो स्टेप बाय स्टेप अप्रोच टू इम्प्लीमेंटिंग द बैग ऑफ वर्ड्स एल्गोरिथम, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बैग ऑफ वर्ड एल्गोरिथम में हम सबसे पहला काम क्या करेंगे, टेक्स्ट को प्रोसेस करेंगे। टेक्स्ट प्रोसेसिंग कैसे होगी, डेटा को कलेक्ट करो, प्री प्रोसेस कर दो। फिर हम एक डिक्शनरी क्रिएट करेंगे। डिक्शनरी में क्या है, मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल द यूनिक वर्ड्स। डिक्शनरी में कभी देखे कि आपके वर्ड्स रिपीटेड हो रहे हो, यूनिक वर्ड्स होते हैं, तो मैं उन सबकी एक लिस्ट बनाऊंगी। जो आपने कॉर्पस में आया था ना, सब एक यूनिक वर्ड्स की लिस्ट बना लो, आपका वो क्या बन जाएगा। फिर डॉक्यूमेंट वेक्टर बनाओगे। फॉर ईच डॉक्यूमेंट इन द कॉर्पस फाइंड आउट हाउ मेनी टाइम्स द वर्ड फ्रॉम द यूनिक लिस्ट ऑफ वर्ड हैज अकर्ड। मतलब एक डॉक्यूमेंट का वेक्टर कि ये वर्ड उस डॉक्यूमेंट में कितनी बार आ रहा है, फिर ये वाला वर्ड उस डॉक्यूमेंट में कितनी बार आ रहा है, इस तरीके से। नेक्स्ट मैं क्रिएट डॉक्यूमेंट वेक्टर बनाऊंगी हर एक डॉक्यूमेंट, पूरे डॉक्यूमेंट्स, राइट। अब एग्जाम्पल की फॉर्म में देखो, स्टेप 1 क्या था मेरे पास, टेक्स्ट प्रोसेसिंग, कलेक्ट डेटा एंड प्री प्रोसेस इट। अब मैंने डेटा कलेक्ट करा, उसको प्री प्रोसेस कर रही हूँ। मतलब 3 डॉक्यूमेंट है मेरे पास। एक डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ अमन एंड अवनी आर स्ट्रेस्ड, सेकंड डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ अमन वेंट टू अ थेरेपिस्ट, और थर्ड में लिखा हुआ अवनी वेंट टू डाउनलोड अ हेल्थ चैटबॉट, ठीक है।
Here are the three documents having one sentence each after text normalization. टेक्स्ट क्या बन गया, ब्रेक कर दो डिफरेंट वर्ड्स में. अमन एंड अवनी आर स्ट्रेस्ड. अमन वेंट टू अ थेरेपिस्ट. अवनी वेंट टू डाउनलोड अ हेल्थ चैटबॉट. मतलब एक मैंने उसको वर्ड्स में डिवाइड कर दिया. नेक्स्ट मुझे क्या करना है, डिक्शनरी क्रिएट करनी है. डिक्शनरी कैसे क्रिएट करोगी, ये आपके पास कॉर्पस है, पूरा का पूरा टेक्स्ट है. अमन एंड अवनी आर स्ट्रेस्ड. फिर अमन आ चुका, इसको नहीं लिखोगे. वेंट इसको लिख दोगे. टू ए थेरेपिस्ट. फिर अवनी आ चुका, दोबारा नहीं लिखोगे. वेंट आ चुका, दोबारा नहीं लिखोगे. टू आ चुका, दोबारा नहीं लिखोगे. डाउनलोड ए आ चुका, नहीं लिखोगे. हेल्थ और ये चैट. तो ये मैंने एक डिक्शनरी क्रिएट कर ली वोकैबुलरी की. ठीक है. नोट दैट इवन दो सम वर्ड्स आर रिपीटेड इन द डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स, दे आर ऑल रिटन जस्ट वंस. एज वेल क्रिएटिंग द डिक्शनरी वी क्रिएट द लिस्ट ऑफ यूनिक वर्ड्स. हम यूनिक वर्ड की डिक्शनरी बनाते हैं. ठीक है. तो आपके जो डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स में रिपीट हो रहे हैं उसको हम एक एक बार लेंगे. अब मुझे क्या करना है, डिक्शनरी बन गई. अब मुझे उसका एक डॉक्यूमेंट वेक्टर क्रिएट करना है. डॉक्यूमेंट वेक्टर में देखो जो आपका टॉप रो है इस पे तो आपको डिक्शनरी की जो ये सारी लाइन्स है ना, अमन एंड अवनी आर स्ट्रेस्ड, वेंट टू डाउनलोड हेल्थ चैटबॉट, ये सारी की सारी लाइन. डन. उसके बाद क्या करोगे, आप एक डॉक्यूमेंट का वेक्टर बना रहे हो ना, तो ये सपोज मैंने फर्स्ट डॉक्यूमेंट का एक वेक्टर क्रिएट किया, फर्स्ट डॉक्यूमेंट का. ठीक है. अब फर्स्ट डॉक्यूमेंट में आपने देखना अमन कितनी बार आ रहा है, एंड कितनी बार आ रहा है, अवनी कितनी बार आ रहा है, आर कितनी बार आ रहा है, स्ट्रेस्ड कितनी बार आ रहा है. तो फर्स्ट सेंटेंस मेरे पास क्या था, अमन एंड अवनी आर स्ट्रेस्ड. ये हर एक क्या गया, वन एक एक बार आ रहे हैं. वेंट नहीं आ रहा, टू नहीं आ रहा है, सब वर्ड्स नहीं आ रहे, तो 0. In this step the vocabulary is written in the top row. हमने vocabulary लिख दी. Now for each word in the document, ये हर एक word, if it matches the vocabulary put a 1 under it. अगर वो आपके फर्स्ट डॉक्यूमेंट का वेक्टर क्रिएट करो, उसमें आ रहा है तो 1 लिख दो, नहीं आ रहा तो 0 लिख दो. And if the word does not occur in that document put a 0 under it. अगर पहले से मीन्स अमन 2 बार है मेरे पास फर्स्ट डॉक्यूमेंट में, तो मैं यहाँ 2 लिख दूंगी. राइट. Since in the first document we have words Aman and Avni are stressed, तो इन सब के नीचे 1 आ गया, बाकी सब के नीचे क्या आ गया, 0. अब इसी तरीके से आपको डॉक्यूमेंट वेक्टर बनाने हैं बाकी डॉक्यूमेंट्स के लिए भी. ये आपका फर्स्ट डॉक्यूमेंट के लिए बन गया. सेकंड क्या था, आई थिंक अमन वेंट टू अ थेरेपिस्ट. तो अमन एक बार आ रहा है, वेंट टू अ थेरेपिस्ट. नेक्स्ट था अवनी वेंट टू डाउनलोड हेल्थ चैटबॉट. ठीक है. तो इसी तरीके से आपको ये बनाना है. या अमन ने अवनी के नीचे बनाया. ठीक है. तो इसको मैं करेक्ट कर लूंगी, आप लोग भी कर लेना. यहाँ पर जो थर्ड डॉक्यूमेंट की मैं बात करूँ तो वहां पर अमन ने अवनी है ना, तो अवनी वेंट टू हेल्थ चैटबॉट और डाउनलोड भी था शायद. अवनी वेंट टू डाउनलोड अ हेल्थ चैटबॉट मीन्स अवनी वेंट टू डाउनलोड अ हेल्थ चैटबॉट. इन सब के नीचे 1 आएगा, इसके नीचे भी आएगा, बाकी जो नहीं आ रहे उसके नीचे 0. In this table, the header row contains the vocabulary of the corpus and 3 rows correspond to 3 different documents की ये बात हो रही है. ठीक है. Done. तो finally this gives us the document vector table. अब इसने मुझे क्या दे दिया, document vector table दे दी. ठीक है. document vector table होगी for our corpus. corpus में वो तीनों डॉक्यूमेंट्स की बात हो रही है. However, the tokens have still not been converted into numbers. अभी तक वो नंबर्स में तो कन्वर्ट भी नहीं. जब मैं बात करी नंबर्स की बात करी, न्यूमेरिकल डेटा होगा. राइट. सो दिस लीड्स टू द फाइनल स्टेप ऑफ आवर एल्गोरिथम, दैट इज TF-IDF. अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे अगेन इम्पॉर्टेंट है, दैट इज TF-IDF. इसको बहुत ध्यान से समझना, अगर ध्यान से समझोगे तो कंफ्यूजन नहीं हो. राइट. सो हम अपना नेक्स्ट टॉपिक करते हैं, दैट इज TF-IDF. So now see here कि what is the full form of TF-IDF. अब देखो आपका जो TF-IDF है इसकी फुल फॉर्म क्या है, टर्म फ्रीक्वेंसी एंड इनवर्स डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी. राइट. क्या है मेरे पास, टर्म फ्रीक्वेंसी एंड इनवर्स डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी. राइट. अब ये देखो यहाँ पर एक ग्राफ दे रखा है आपको, इसमें आपको क्या गिवन है, एक तरफ आपको y एक्सिस पर दे रखा है अकरेंस और आपको जो है x एक्सिस पर दे रखा है दैट इज वैल्यू. राइट. तो यहाँ पर देखो आपको क्या गिवन है, स्टॉप वर्ड्स, मतलब कि वो वाले वर्ड्स जिसकी अकरेंस यानी कि फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होगी उसकी वैल्यू बहुत कम होगी. इसकी वैल्यू देखो, फ्रीक्वेंसी कितनी ज्यादा है,
वैल्यू कितनी कम है, ठीक है। जैसे आपके ये वाले वर्ड्स होते हैं ए, एंड, द, एट, इन, ये काफी बार रिपीट हो रहे होते हैं, इनकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है बट इनकी वैल्यू कम होती है, राइट। वैल्यू इन द सेंस कि हम लोग इसको सिर्फ ग्रामेटिकली करेक्ट करने के लिए इसको अपने सेंटेंस में ऐड ऑन करते हैं, बट हमारी जो एआई मॉडल है, जो हमारा एनएलपी को पूरा टास्क परफॉर्म कर रहा है, प्रोसेसिंग कर रहा है, उसके लिए स्टॉप वर्ड्स है वो इसको नेसेसरी नहीं समझता। सो फिर हमारे पास आते हैं फ्रीक्वेंट वर्ड्स, ठीक है, जो ना बहुत ज्यादा बार रिपीट हो रहे हैं ना बहुत कम बार रिपीट हो रहे हैं, वो आपकी उनकी वैल्यूज मीन्स कॉन्स्टेंट, एडिक्वेट मीन्स मॉडरेट लेवल पर रहेगी। फिर नेक्स्ट मेरे पास आते हैं रेयर और वैल्यूएबल वर्ड्स, जो बहुत कम बार आ रहे हैं, फ्रीक्वेंसी कम है बट उसकी वैल्यू देखो सबसे ज्यादा है, राइट। सो इफ द वर्ड्स हैव द हाईएस्ट अकरेंस, अगर वो सबसे ज्यादा बार आ रहे हैं, नेग्लिजिबल वैल्यू एंड उनको हम क्या बोलते हैं, स्टॉप वर्ड्स। नेक्स्ट है कि जो एडिक्वेट अकरेंस है मीन्स ना बहुत ज्यादा बार आ रहे हैं ना बहुत कम बार आ रहे हैं, उनकी वैल्यू भी से अकॉर्डिंग होगी, उनको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंट वर्ड्स। लास्ट था हमारे पास रेयर और वैल्यूएबल वर्ड्स, मतलब कि जो आपके डॉक्यूमेंट में बहुत बार रिपीट नहीं हो रहे, रेयरली रिपीट हो रहे हैं बट वो वैल्यूएबल हैं, ठीक है। अकर्स द लिस्ट बहुत कम बार आ रहे हैं बट उनकी वैल्यू जो है वो ज्यादा है, फ्रीक्वेंसी कम है वैल्यू ज्यादा। अब नेक्स्ट देखो हमारा TF-IDF क्या है। TF-IDF स्टैंड्स फॉर टर्म फ्रीक्वेंसी एंड इनवर्स डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी हो गया। इट हेल्प्स अस आइडेंटिफाई द वैल्यू ऑफ ईच वर्ड, हर एक वर्ड की वैल्यू बताएगा। ये वैल्यू का मतलब क्या है कि न्यूमेरिकल नंबर बताएगा, उस न्यूमेरिकल नंबर से मैं देखूंगी कि जिसका TF-IDF ज्यादा होगा उस नंबर की वैल्यू ज्यादा होगी, जिस नंबर का TF-IDF कम होगा उस नंबर की वैल्यू कम होगी, राइट। अब ध्यान से देखना, पहले हम लोग इसी में देखो जो आपका ये है ना TF-IDF में से पहले हम TF पढ़ेंगे सिर्फ, ठीक है। पहले हम क्या पढ़ेंगे, टर्म फ्रीक्वेंसी क्या होता है, फिर हम पढ़ेंगे डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी क्या होता है, फिर हम इसका इनवर्स फाइंड आउट करेंगे तो हमारा इनवर्स डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी आ जाएगा, फिर हमारा TF-IDF हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। ये जो TF-IDF वाला है इसको अगर आप चाहो तो 2-3 बार देख सकते हो वीडियो से, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। अगर फर्स्ट टाइम में कंसेप्ट क्लियर ना हो तो कोशिश करना फर्स्ट टाइम में समझ में आ जाए, बिकॉज मैं बहुत फटाफट नहीं करूंगी, आराम से आपको समझाएंगे, ठीक है। सो TF-IDF में पहले हम लोग TF पढ़ेंगे क्या होता है, फिर हम डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी पढ़ेंगे DF क्या होता है, फिर हम IDF देखेंगे क्या होता है, फिर हम कलेक्टिवली फाइंड आउट करेंगे कि TF-IDF निकालते कैसे। अब देखो, टर्म फ्रीक्वेंसी इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ वर्ड इन वन डॉक्यूमेंट। एक हर एक डॉक्यूमेंट में उस वर्ड की फ्रीक्वेंसी क्या, मतलब कि वो वर्ड कितनी बार आ रहा है। फ्रीक्वेंसी ऑफ अ वर्ड इन वन डॉक्यूमेंट, एक डॉक्यूमेंट में वो वर्ड कितनी बार आ रहा है, राइट। तो वो आपका क्या होता है, टर्म फ्रीक्वेंसी। टर्म फ्रीक्वेंसी कैन इजीली बी फाउंड इन द डॉक्यूमेंट वेक्टर टेबल, as in that table we mention the frequency of each word of the vocabulary in each document। ये क्या कह रहा है कि आपका जो टर्म फ्रीक्वेंसी है, आप अपने जो डॉक्यूमेंट वेक्टर टेबल हमने बनाई थी, ये एक डॉक्यूमेंट की थी डॉक्यूमेंट वेक्टर टेबल, ये हमारी तीनों डॉक्यूमेंट्स की थी, ठीक है। ये मैंने आपका कौन सा वाला एल्गोरिथम से लिया है, जो आपका बैग ऑफ वर्ड्स में हमने डॉक्यूमेंट टेबल क्रिएट किया ना, डॉक्यूमेंट वेक्टर टेबल, ये वही चीज है कि डॉक्यूमेंट 1 में अमन कितनी बार आ रहा है, एंड कितनी बार आ रहा है, अवनी कितनी बार आ रहा है, आर कितनी बार आ रहा है, स्ट्रेस्ड कितनी बार आ रहा है, ठीक है। अमन एंड अवनी या स्ट्रेस्ड ये एक बार आ रहे थे, बाकी सब एक बार भी नहीं आ रहा था, 0। ये आपके वो क्या आपके डिक्शनरी वाले वर्ड्स हैं, ठीक है। सो टर्म फ्रीक्वेंसी हो गया, कोई दिक्कत नहीं, जैसे आपने बैग ऑफ वर्ड्स में एल्गोरिथम में करा था, हर एक वर्ड की फ्रीक्वेंसी लिखने वो आ जाएगा, ठीक है। सो हमारे पास ये 3 डॉक्यूमेंट्स थे, डॉक्यूमेंट 1, 2 and 3। अमन एंड अवनी आर स्ट्रेस्ड, अमन वेंट टू अ थेरेपिस्ट, अवनी वेंट टू डाउनलोड अ हेल्थ चैटबॉट, ठीक है। सो मैंने देखा डॉक्यूमेंट 1 में अमन कितनी बार आ रहा है, एक बार, मैंने 1 लगा दिया, एंड कितनी बार आ रहा है, एक बार, 1 लगा दिया, अवनी एक बार आ रहा है, आर एक बार आ रहा है, स्ट्रेस्ड एक बार आ रहा है, 1, बाकी सब में 0। सिमिलरली आप करोगे डॉक्यूमेंट 2 और 3 के लिए। डॉक्यूमेंट 2 में अमन वेंट टू अ थेरेपिस्ट, तो अमन वेंट टू अ थेरेपिस्ट, बाकी सबके नीचे 0। डॉक्यूमेंट 3 अवनी वेंट टू डाउनलोड अ हेल्थ चैटबॉट, अवनी वेंट टू डाउनलोड अ हेल्थ चैटबॉट, इन सब के नीचे 1, बाकी सब में 0। अगर सपोज यहाँ पर कुछ और भी होता, मीन्स जो रिपीट हो रहा होता, लाइक मेरे पास होता अवनी वेंट टू डाउनलोड अ हेल्थ चैटबॉट एंड अवनी इज स्ट्रेस्ड, एंड अवनी इज स्ट्रेस्ड, तो मैं यहाँ पर क्या लिखती, एंड अवनी 2 बार आ जाता, इसको मैं यहाँ पर इंक्लूड कर लेती, 1 बार आ जाता,
और स्ट्रेस्ड यहाँ पर एक बार आ जाए, मीन्स जो जितनी बार रिपीट हो रहा है ना वो आपने लिखना है, ठीक है। हियर यू कैन सी दैट द फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच वर्ड for each document has been recorded in the tables. These terms numbers are nothing but the term frequency. Means जो हमने बैग ऑफ वर्ड एल्गोरिथम में देखा था ना वही सेम चीज है, वो आपका क्या हो गया यहाँ पर टर्म फ्रीक्वेंसी। डन। फिर मैंने आपको बताया था टर्म फ्रीक्वेंसी के बाद हम देखेंगे कि डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी क्या होता है, फिर हम इनवर्स फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। सो अब देखो डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी क्या होता है। ये आपको दे रखा था टेक्स्ट आपका कॉर्पस जिसको हम बोल रहे हैं। डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी इज द नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स इन विच द वर्ड अकर्स इररिस्पेक्टिव ऑफ हाउ मेनी टाइम्स। मतलब कि आपका वो जो वर्ड है ना वो कितने नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स में आ रहा है, ये नहीं देखना कि कितनी बार आ रहा है, कितने डॉक्यूमेंट्स में आ रहा है, समझ रहे हो। सपोज करो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, अच्छा देखो नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स इन विच द वर्ड अकर्स, कितने मीन्स नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स, वो वर्ड कितने डॉक्यूमेंट्स में आ रहा है इररिस्पेक्टिव ऑफ हाउ मेनी टाइम्स इट हैज अकर्ड इन दोस डॉक्यूमेंट। अब अमन देखो कितने डॉक्यूमेंट में आ रहा है, अमन अमन 2 डॉक्यूमेंट में आ रहा है, 2 लिख दिया। एंड कितने डॉक्यूमेंट में आ रहा है, 1 डॉक्यूमेंट में आ रहा है, 1 लिख दिया। अवनी मेरे पास 2 डॉक्यूमेंट्स में आ रहा है, मैंने 2 लिख दिया। आर मेरे पास 1 डॉक्यूमेंट में आ रहा है, मैंने 1 लिख दिया। स्ट्रेस मेरे पास 1 डॉक्यूमेंट में आ रहा है, मैंने 1 लिख दिया, ठीक है। सो ये मेरा क्या कैलकुलेट हो गया, डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी। डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी मीन्स कि मेरा वो जो वर्ड है वो कितना नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स में आ रहा है, मतलब कितने डॉक्यूमेंट्स में आ रहा है, ये नहीं देखना कि कितनी बार आ रहा है, राइट। अच्छा तुम लोग क्या देखते हो कि यहाँ पर ना ऐड कर देते हो कि अमन क्या 1 और 1 2 1 1 मतलब 2 1 2 1 इस तरीके से आप सोच रहे हो कि ऐड करके लिखो, बट ये वो चीज नहीं है, ठीक है। हो सकता है देखो यहाँ पर सपोज मेरे पास कुछ एक सेंटेंस और होता है इसी के आगे, Avni went to download a chatbot and Avni is stressed. सपोज मैंने ये चीज लिखी, Avni went to download a health chatbot and Avni is stressed, ठीक है। सपोज मैंने ये चीज लिखी, अपने डॉक्यूमेंट के टेक्स्ट में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर दिया। सो अब जब मैंने इसमें मॉडिफिकेशन करा है तो यहाँ पर जब मैं टर्म फ्रीक्वेंसी निकालूंगी डॉक्यूमेंट नंबर 3 के लिए, अवनी कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, तो मैं यहाँ पर 2 लिख दूंगी, ठीक है। इस यहाँ पर एक डिक्शनरी में वो क्या बन जाएगा, 1 बार आ रहा है। स्ट्रेस्ड कितनी बार आ रहा है, 2, 1 बार आ रहा है। और एंड कितने बार आ रहा है, 1 बार और आ रहा है एंड, ठीक है। अब एक चीज देखो, जो ये अवनी वाला वर्ड है इसकी टर्म फ्रीक्वेंसी यहाँ पर 3 हो रही है, 2 और 1 3, बट जब मैं ये चीज करूंगी डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी तब मैं अवनी को 3 नहीं लिखूंगी। क्यों? क्योंकि मुझे क्या देखना है, अवनी कितने डॉक्यूमेंट्स में आ रहा है, मुझे नहीं देखना कि कितनी बार आ रहा है। तो यहाँ पर भले ही अवनी मेरे पास इसकी फ्रीक्वेंसी तो 3 है, अगर मैं वर्ड की फ्रीक्वेंसी देखूं 3 बार मीन्स 1 बार इसमें फिर 2 बार इसमें ऐसे आ रहा है, बट जब मैं डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी की बात करूंगी तो कितने डॉक्यूमेंट में आ रहा है, 1 बार इस डॉक्यूमेंट में आ रहा है मीन्स 1 इस डॉक्यूमेंट में आ रहा है, चाहे 2 बार आ रहा हो बट ये 1 डॉक्यूमेंट में आ रहा है। तो कितने नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स में आ रहे हैं, 2 नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स में। तो अवनी की फ्रीक्वेंसी डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी क्या होगी, 2। क्लियर होगी डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी कि आपको ये देखना है कि इज द नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स इन विच द वर्ड अकर्स इररिस्पेक्टिव ऑफ हाउ मेनी टाइम्स इट हैज अकर्ड। आपने नहीं देखना कि कितने टाइम्स वो आ रहा है, कितने नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स में आ रहा है, वो आपने देखना। आई थिंक ये क्लियर हो गया, ठीक है। अब मैंने क्या बोला था, पहले टीएफ देखेंगे, हो गया जो बैग ऑफ वर्ड्स आया था आपका हर एक फ्रीक्वेंसी का वर्ड। फिर मैंने आपको बोला था हम डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी देखेंगे, डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी हमने देख लिया क्या होता है कि वो वर्ड कितने नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स में आ रहा है। फिर मैंने आपको बोला था हम आईडीएफ कैलकुलेट करेंगे। आईडीएफ का फॉर्मूला क्या है, कुछ नहीं है कि जित डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी आपकी आ गई, ये आपकी डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी है 2 1 2 1 इस तरीके से। इनवर्स कैसे फाइंड आउट करोगे, न्यूमरेटर में लिख दो टोटल नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स डिवाइड बाय डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स मेरे पास कितनी है, फिलहाल 3, और डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी आ गई। तो दैट मीन्स अगर मुझे इनवर्स फाइंड आउट करना है डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी का, आईडीएफ कैलकुलेट करना है, तो मैं अपनी डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी को किससे डिवाइड कर दूं, नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स से। तो नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स कितने हैं मेरे पास, 3। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3/2 3/1 3/2 3/1 3/1 इस तरीके से। डन। ये आपका क्या कैलकुलेट हो गया, आईडीएफ। रिपीट करूं,
TF क्या था हमारे पास, टर्म फ्रीक्वेंसी, दैट मीन्स जो आपका बैग ऑफ वर्ड एल्गोरिथम से आया था, टेबल बनाओ, ऊपर वो कैप लिखो, हर एक वर्ड जितनी बार उस डॉक्यूमेंट में आ रहा है वो लिखो। लाइक अमन मेरे पास कितने बार आ रहा है, अवनी कितने बार आ रहा है, इस तरीके से। फिर हमने डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी निकाला कि हर एक वर्ड कितने नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स में आ रहा है। फिर हमने IDF निकाला, जितने नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स है वो न्यूमरेटर में लिखोगे और डिवाइड बाय डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी लिखोगे डिनोमिनेटर में, उसका फॉर्मूला हो गया। तो ये आपका IDF कैलकुलेट होकर के आ गया, इनवर्स डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी। डन। IDF में कुछ नहीं कर रहा है, बस ये जो आपने ये डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी निकाली थी ना, इसको मैंने ऐसे कर दिया 3/1 3/1 इस तरीके से। डन। चलिए नेक्स्ट, अब हमें कैलकुलेट करना है TF IDF। ठीक है, अब TF IDF का फॉर्मूला देखो मेरे पास क्या है, द फॉर्मूला ऑफ TF IDF फॉर एनी वर्ड W बिकम्स, क्या बना, हर एक वर्ड का होएगा ये। ठीक है, तो TF IDF W मीन्स उस पर्टिकुलर वर्ड की बात हो रही है, TF यानी कि उस वर्ड की टर्म फ्रीक्वेंसी इनटू लॉग ऑफ IDF W। यहाँ तक तो आपके लिए ठीक है। अभी कहोगे लॉग ऑफ IDF, कोई घबराने की बात नहीं है। ठीक है, ये चीज देख रहे हो CBSE वाले आप लोगों को क्या कह रहे हैं कि घबराने की बात नहीं है, डोंट वरी, लॉग का बेस 10 है एंड यू डोंट नीड टू कैलकुलेट द लॉग वैल्यूज बाय योरसेल्फ। जनरली लॉग वैल्यूज कैलकुलेट करने के लिए लॉग टेबल होती है, उससे हम लोग वैल्यूज फाइंड आउट कर रहे हैं, बट CBSE वाले कह रहे हैं डोंट नीड टू कैलकुलेट द लॉग वैल्यूज बाय योरसेल्फ, सिंपली यूज द लॉग फंक्शन इन द कैलकुलेटर एंड फाइंड आउट। अपना कैलकुलेटर में लॉग फंक्शन यूज कीजिए और उसको कैलकुलेट कर लीजिए। ठीक है, चलिए अगर एग्जाम में आ भी जाता है तो विदाउट कैलकुलेशन इनटू लॉग में वैल्यूज छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलिए अब देखो यहाँ पर टर्म फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट वर्ड इनटू लॉग ऑफ IDF ऑफ W। IDF आ चुका है मेरे पास, इनवर्स डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी, टर्म फ्रीक्वेंसी आ चुका है मेरे पास। बस आपने क्या करना है, इनटू लॉग से तो मल्टीप्लाई करना, और आपने मल्टीप्लाई भी नहीं करना, LOG लॉग सिर्फ लिखना है। डन। टर्म फ्रीक्वेंसी मेरे पास है और IDF मेरे पास है, बट अब यहाँ पर आपको प्रॉब्लम क्या दिख रही है कि टर्म फ्रीक्वेंसी तो मेरे पास इस तरीके से, मीन्स हर एक डॉक्यूमेंट का अलग अलग, IDF मेरे पास करेक्टिवली आया। अब इनको मल्टीप्लाई कैसे करें, ध्यान से देखना कि आप इसको मल्टीप्लाई कैसे करें। ठीक है, ध्यान से देखो। अब देखो यहाँ पर ये अमन है, ये 1 लिखा हुआ। ठीक है, इस 1 को मीन्स टर्म फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट वर्ड इनटू लॉग ऑफ IDF था ना, तो इनटू लॉग ऑफ 3/2। ठीक है, फिर आपने क्या करना है, 1 इस एंड के लिए 1 इंटू लॉग ऑफ 3, 3/1 है तो लॉग ऑफ 3 हो जाएगा। फिर अवनी के लिए 1 इंटू लॉग ऑफ 3/2। ठीक है, R के लिए 1 इंटू लॉग ऑफ 3, स्ट्रेस्ड के लिए 1 इंटू लॉग ऑफ 3/1 मतलब 3। ठीक है, फिर वेंट है तो 0 इंटू लॉग ऑफ 3/2, 0 इंटू लॉग ऑफ 3/2। ये चीज लिख कर के आनी है, इसको नहीं छोड़ना, सिर्फ कैलकुलेट नहीं करना। ठीक है, फिर 2 के नीचे 0 इंटू लॉग ऑफ 3/2। समझ में आया कैसे कैलकुलेट करा, मतलब फर्स्ट रो उठा लो पूरी, उसको मल्टीप्लाई कर दो लॉग ऑफ इस हर एक वैल्यू के साथ। फिर जैसे A है 0 इंटू लॉग ऑफ 3/2, तो 0 इंटू लॉग ऑफ 3/2। डन। अब उसके बाद अब जब मैं नेक्स्ट वाले के लिए कैलकुलेट करूंगी तो मैंने ये वाली वैल्यूज देखनी है, 1 इंटू लॉग ऑफ 3/2, फिर 0 इंटू लॉग ऑफ 3/1 यानी कि लॉग ऑफ 3, फिर 0 इंटू लॉग ऑफ 3/2, फिर R के लिए 0 इंटू लॉग ऑफ 3। समझ रहे हो, सेम कर दोगे हर एक वैल्यूज के लिए। ऐसे जब हम लास्ट पर आएंगे तो 0 इंटू लॉग ऑफ 3/2, 0 इंटू लॉग ऑफ 3/1 यानी कि 3, 1 इंटू लॉग ऑफ 3/2। तो इस तरीके से मुझे ये टेबल पूरी बनानी है। ठीक है, ये आपका क्या कैलकुलेट हो गया बेटा, TF IDF। ठीक है, ये आपका क्या कैलकुलेट हो गया, TF IDF। चलिए अब उसके बाद नेक्स्ट देखो कि यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट लिखी हुई थी। ये तो सिर्फ सिंपल इतना ही लिखा हुआ था कि नाउ लेट्स मल्टीप्लाई द IDF वैल्यूज को हमने मल्टीप्लाई कर दिया था TF वैल्यूज से लोग लगा करके। ठीक है, अब ये आपके आ गया, हियर यू कैन सी दैट द IDF वैल्यूज फॉर अमन इन ईच रो। अब अगर मैं अमन की बात करूं, हर एक रो में IDF वैल्यू क्या है, सेम है, एंड द सिमिलर पैटर्न इज फॉलोड फॉर ऑल द वर्ड्स ऑफ द वोकैबुलरी।
देखो आपका ये जो TF की वैल्यूज थी यही तो चेंज हो रही है ना, 110 इस तरीके से 110, फिर 100 100, ये IDF की वैल्यू हर एक में सेम है, 3/2 log of 3/2, फिर 3 है तो log of 3, फिर 3/2 है तो log of 3/2, इस तरीके से यही वो चीज क्या है, ठीक है। अब इसको सॉल्व कैसे करने, कैलकुलेटर की हेल्प से। देखो मैं कैलकुलेटर ओपन करती हूँ, यहाँ पर ये मैंने कैलकुलेटर ओपन किया, ठीक है। यहाँ पर आपको ये टॉप लेफ्ट साइड पर ये थ्री लाइंस दिख रही हैं। आपको यहाँ से स्टैंडर्ड कैलकुलेटर ओपन होते हैं, आप यहाँ से साइंटिफिक कैलकुलेटर ओपन करना, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पर ही मुझे लॉग वाला दिया, अगर आपके पास वो वाला कैलकुलेटर है तो आप वो भी यूज कर सकते हो, ठीक है। मैं आपको इसमें करके दिखा रही हूँ। अब कैसे करना है, देखो जो जीरो वाले है वो तो सिंपल है, 0 × log 3 या कुछ भी वो जीरो आ गया। हम क्या करें, 1 × log 3/2, ठीक है। log 3/2 है ना, तो अगर मैं सिंपल 3/2 आपको पता है कितना होता है, 1.5 होता है, ठीक है। 3/2 इज 1.5। तो मैं क्या कर रही हूँ, log ऑफ 1.5 मुझे बताना, log ऑफ 1.5। तो log ऑफ 1.5 की वैल्यू क्या होगी, 1.5 लिखो और फिर log प्रेस करो, तो ये log ऑफ 1.5 की वैल्यू आ गई 0.1760 समथिंग लाइक दिस। तो यहाँ पर आ गया 0.176। इस तरीके से आप कैलकुलेट करोगे, ठीक है। सो यहाँ पर आपका देखो 1 × log 3, log 3 की वैल्यू log 3, ठीक है। अब आप चाहो तो सिंपल ऐसे भी लिख सकते हो, 1 × log ऑफ 3 है ना, तो पहले 3 लिखना फिर log लिखना, ये log ऑफ 3 हो गया, 1 × log ऑफ 3, तो ये मेरे पास आ गया 0.477, ठीक है। तो 1 × log 3 की वैल्यू मेरे पास आ गई है 0.477। इस तरीके से आप अपना कैलकुलेटर का यूज करके सारी हर एक वर्ड की वैल्यूज को क्या कर सकते हो, लिख सकते हो कैलकुलेट करके, ठीक है। अब देखो जब मैं स्टार्टिंग में कह रही थी कि हर एक वर्ड आपका न्यूमेरिक फॉर्म में रिप्रेजेंट होगा, नंबर्स की फॉर्म में होगा, तो क्या वो चीज मेरे पास नहीं आ गया, यही तो बोला था हमने स्टार्टिंग में TF IDF में भी। फाइनली द वर्ड्स हैव बीन कन्वर्टेड टू नंबर्स, तो आपके जो वर्ड्स है वो किस में कन्वर्ट हो चुके हैं, नंबर्स में कन्वर्ट हो चुके हैं। These numbers are the values for each document, हर एक डॉक्यूमेंट के लिए उनकी वैल्यू। अगर मैं डॉक्यूमेंट 1 की बात करूं तो इनकी वैल्यूज क्या है, 0 है, मतलब ये एक बार भी नहीं आ रहे होंगे, और ये आ रहे थे 0.176477, ये इस तरीके से। अब देखो जो 0.176 है इनकी वैल्यू सबसे कम है ना, तो दैट मीन्स here you can see that since we have less amount of data, words like are and also have a I value, but जैसे आपकी IDF value बढ़ेगी the value of that word decreases, right। समरी में देख लो क्या लिखा हुआ है, words that occur in all the documents with high term frequency have the lowest value and are considered to be the stop word। जिसकी टर्म फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, बिल्कुल स्टार्टिंग में ग्राफ बताया था ना, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी उसकी वैल्यू कम होगी, वो आपके स्टॉप वर्ड्स होंगे, क्लियर है। फॉर अ वर्ड टू हैव अ हाई TF IDF वैल्यू, फॉर एग्जाम्पल ये वाला वर्ड है एंड या फिर ये अवनी, ठीक है। फॉर अ वर्ड टू हैव अ हाई TF IDF वैल्यू द वर्ड नीड्स टू हैव अ हाई टर्म फ्रीक्वेंसी, उसकी टर्म फ्रीक्वेंसी भी ज्यादा होनी चाहिए बट लेस डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, उसकी डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी कम होनी चाहिए, विच शोज दैट द वर्ड इज इम्पोर्टेंट फॉर one document but is not a common word for all the documents, ठीक है। These values help the computer understand which words are to be considered while processing the natural language। तो अब हम कंप्यूटर को अपनी लैंग्वेज समझा रहे हैं बोल करके या लिख करके, अब उसको पता लग गया कि कौन से वर्ड है वो इम्पोर्टेंट है, कौन से वर्ड इम्पोर्टेंट नहीं है। जितनी ज्यादा वैल्यू होगी द हायर द वैल्यू द मोर इम्पोर्टेंट द वर्ड इज फॉर अ गिवन कॉर्पस, जिस वो उतना ही वर्ड क्या होगा, इम्पोर्टेंट होगा कॉर्पस के लिए, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट टॉपिक इसी में आपका आता है एप्लीकेशंस ऑफ TF IDF। एप्लीकेशंस मीन्स TF IDF आपका कहाँ पर यूज होता है। देखो जो आपका लास्ट वाला एप्लीकेशन है ये तो भी हमने यूज किया स्टॉप वर्ड फिल्टरिंग में, ठीक है। बाकी एप्लीकेशंस क्या है, डॉक्यूमेंट क्लासिफिकेशन, अगर आपको अपना डॉक्यूमेंट क्लासिफाई करना है कि वो आपका कौन कौन से कैटेगरी में है। ध्यान है, भी हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था न्यूज, उसमें टैग कैटेगरी, स्पोर्ट्स कैटेगरी और न्यूज कैटेगरी, ठीक है। बाकी देश दुनिया जो खबरें होती है हर एक कैटेगरी में आती है ना, वो डॉक्यूमेंट क्लासिफिकेशन है। हेल्प्स इन क्लासिफाइंग द टाइप एंड जेनर ऑफ अ डॉक्यूमेंट।
टॉपिक मॉडलिंग, अगर आपको कोई प्रेडिक्ट करना है कॉर्पस का टॉपिक, वहां पर आप यूज कर सकते हो। इन्फॉर्मेशन को रिट्रीव करना है कॉर्पस में से, एक्सट्रैक्ट करना है, वहां पर भी हम TF-IDF का यूज कर सकते हैं। प्लस अगर आपको कुछ अननेसेसरी वर्ड्स यूज रिमूव करने, लाइक आपके जो स्टॉप वर्ड्स हो गए वो रिमूव करने, तो वहां पर भी हम लोग अपना TF-IDF का यूज कर सकते हैं। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप यहाँ तक आप वीडियो पर बने रहे। थैंक यू सो मच एंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, कंसेप्ट समझ में आ गए होंगे सारे के सारे। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो हिट दैट लाइक बटन एंड डू शेयर योर व्यूज इन द कमेंट सेक्शन एज वेल। प्लस इस वीडियो को सभी लोगों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। इस चैनल पर हम लोग क्लास 9th to 12th का कंटेंट अपलोड करते हैं। अभी हमारे चैनल पर 9th and 10th के लिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड फॉर क्लास 10th आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी है, और 11th एंड 12th के लिए कंप्यूटर साइंस एंड इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस चैनल पर अवेलेबल है। सो अगर आप इन स्टूडेंट्स को जानते हो जो ये लोग कोर्स पढ़ रहे हैं, तो फ्री ऑफ कॉस्ट सारे का सारा कंटेंट अपलोडेड है। प्लीज शेयर दिस वीडियो विद एवरीवन। ठीक है, फटाफट से ये चैनल, ये वीडियो सभी को रिकमेंड जरूर कीजिएगा एंड डू शेयर योर व्यूज इन द कमेंट सेक्शन एज वेल, बिकॉज आप लोगों के कमेंट्स का मुझे बेसब्री से इंतजार रहता है। प्लस यू कैन ऑल्सो ज्वाइन द मेंबरशिप ऑफ दिस चैनल, बिकॉज अगर आप चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन करते हैं तो काफी सारे एक्स्ट्रा पर्क्स बेनिफिट्स आप लोगों को मिलेंगे। आप उसको चेकआउट कर सकते हैं, यहाँ पर ज्वाइन बटन आपको गिवन है, वहां पर क्लिक करके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप स्माइलिंग, कीप स्टडिंग। बाय बाय।